अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। रेड दक्सा में खुश आमदीद। और मैं फाइनली आज हाजिर खिदमत हूँ लास्ट एपिसोड लेकर प्याल सास का, जिसकी मुसन्निफ़ा हैं एमल रज़ा। और अगर आपने मेरा चैनल अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को कर ले सब्सक्राइब। तो चलते हैं अब एपिसोड की जानिब। चारों सू खामोशी का रास्ता। ऐसी ही जानलेवा खामोशी में एक आवाज़ उसके कानों में पड़ी और उसका सोया हुआ वजूद जाग उठा। तुम वापस चली जाओ, बासिल ने तेज आवाज़ के साथ कहा था। आवाज़ पुरतपिस थी, गरमाने और जलाने वाली। निगार तख्त पर से उठी, खिड़की के सुराख को थाम कर उसका सहारा लेकर वो खिड़की के करीब हुई। बासिल का लबो लहज़ा उसकी शख्सियत और नानू की तरबियत के बरखिलाफ था। वो ये बात किससे कह रहा था, निगार अच्छी तरह जानती थी। मेरी माँ के साथ जो कुछ हुआ उसका कफ़ारा माफ़ी के अल्फाज अदा नहीं कर सकते, वो बोला, गुस्से से, दुख से, दृष्टि से और अपने गम के बेअंत होने की बेबसी से। क्या वो ये सब वाकई में जिमल से कह रहा था या खुद से। निगार ने खिड़की से दीवार के साथ अपना सर जोड़ लिया। उसकी उदास आंखों में नमी थी। दरवाजे के पार खिड़की के पड़े बूढ़े दरख्त के पीछे दो मोहब्बत करने वाले अपनी माँ अपने बाप की जिंदगियों के हिसाब किताब को निपटाते निपटाते अपनी मोहब्बत को ख़त्म करने पर आ गए थे। अपनी माँ की सदाओं को मैं फरामोश नहीं कर सकता। जवान लड़के की आवाज़ सुनती हुई थी। कोई भी सुनने वाला उन सदाओं को फरामोश नहीं कर सकता था, और जिनके लिए वो सदाएं थी उन्होंने उन्हें जैसा सुना ही नहीं था। शायद वो इस काबिल ही नहीं थी उसे कोई जवाब दिया जाता। खुदा यार, जुलेखा भी, सगीर रब्बानी, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया था। अब उसके पास क्या रह गया था आखिर। वो तो उन पैगामात से भी हाथ धो बैठी थी। सब चाहते तकासे फना हो गए थे। निगार के आंसू बहने लगे। मैं, नानू और निगार आंटी, जिमल ने रुहासी आवाज़ में कहा। उन दोनों से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। बासिल ने गुस्से से उसे रोका और ज़मीन की धड़कनें भी जैसे रुक गई। गली में एस्तादा पाम के दरख्त भी झूमने लगे थे। वो झूम झूम कर जैसे किसी को बुला रहे थे। किसको? कहीं उसको, निगार को तो नहीं कि वो आए। 30 साल बाद कदम बाहर रखे और दरख्त तले हुई उस जमा तफरी को इख्तिताम तक जाने से रोक दे। निगार खामोशी से वहीं खड़ी रही। उसके पैरों में इतनी सकत नहीं थी कि वो बाहर जा सकती। उसकी आवाज़ भी बंद हो चुकी थी और वो किसी जाने वाले को सदाएं देकर रोक नहीं सकती थी। इंसाफ के तकाज़ों ने उसका गला खुश कर दिया था। धार से दरवाजे बंद होने की आवाज़ उसने सुनी। बासिल अंदर आ चुका था। रात ढल रही थी और बहुत से राज़ों, बातों और जज्बों को निकल चुकी थी। बासिल अपने कमरे में जाने के बजाय मकान के उस हिस्से में चला आया था जहाँ मोर थे, फाख्ताएं थी, तालाब का कई ज़्यादा पानी था और बरगद भी। बासिल ने दरख्त की मोटी शाख पर हाथ टिकाकर खड़ा हो गया था। कुछ पत्तों के साए, कुछ दिन की कम होती रोशनी और कुछ लंबी लंबी जटाओं ने उसे अपने अंदर समो लिया था। लेकिन निगार देख सकती थी कि उसके खड़े होने में कैसी शिकस्त की थी। वो उस अंधेरे में न जाने क्या खोज रहा था। निगार भी उधर ही देखने लगी थी, मगर दोनों के लिए वहाँ कुछ भी नहीं था। बासिल ने इतने दिनों में जो फैसला किया था उस पर अमल भी कर दिया था, और निगार, उसने तो कभी कुछ सोचा ही नहीं। उसके लिए कुदरत ने हर फैसला किया था और उन फैसलों के नतीजे में दोनों का वजूद अब अंदर बाहर से सिया थे। मेरे डैड को उनकी की सज़ा मिल गई। उन्होंने पूरी ज़िंदगी बहुत तकलीफ में गुजारी। जिमल के आंसू में बहते फिक्रे की बाज़गज़िश अभी तक गूंज रही थी। बासिल सर झटकता हुआ बाहर निकल गया। क्या अदल शीशे की दीवारों की तरह बेनकाब होना चाहिए था? खिड़की की दीवार के साथ सर जोड़े निगार सारी रात यही सोचती रही थी। निगार खाने की सालाना सफाई हो रही थी। मुलाजिम झाड़ पोंछ कर रहे थे और हर तरफ गर्द ही गर्द थी। नानू ने दुकान के दाखिली दरवाजे को बंद किया हुआ और क्लोज का बोर्ड लटकाकर दुकान की पिछली तरफ कायम कारखाने में चली आई थी, जहां कारीगर अपने सामने ज़मीन पर बैठे मुख्तलिफ अशिया को उनके तयशुदा काल्ब दे रहे थे। कारखानों में हथौड़े की हल्की भारी जब की ठक ठक सुनाई दे रही थी। नानू को ये आवाज़ें हमेशा से ही बड़ी भली लगती थी, लेकिन आज ये आवाज़ नानू के आसाब पर वजनी हथौड़ों की तरह बरस रही थी और वह एक लम्हा खड़े रहने के लिए उनका मुश्किल हो गया था। उनके पीछे गर्द थी, आगे भयानक शोर और घर में वहशत। खामोशी से एक कोने में जाकर कुर्सी पर बैठ गई। मुलाजिमों ने उन्हें तासुब से देखा और दोबारा अपने कामों में लग गए। दाएं बाएं मुख्तलिफ चीज़ें बनी हुई थीं। शोर हो रहा था। उदासी से सब देखती नानू के आगे मंजर जैसे वसी तर हो गया और लम्हे भर में वो कारखाना कुदरत में दाखिल हो गए। जहाँ उनके कारखाने की ही तरह जिंदगी को मुख्तलिफ अशकाल दी जा रही थी, वहाँ भी बहुत कुछ बन रहा था।
दोनों कारखानों में कोई फर्क नहीं था। नानू किसी ख्वाब के आलम में सब देखने लगी। हाँ, बाज़ जिंदगियाँ उस नीले छड़ की शतरंज जैसी तो होती हैं, बेक वक्त अपने अंदर जीत और हार को समेटे हुए, बस उन संगी जानवरों की तरह जिनके नसीब में दो ही बातें दर्ज होती हैं, खेलना और टूटना। कुछ दिन का वर्क की तरह की भी होती हैं, सालों एक दीवार पर टंगे रहना और बोसीदा होने के बाद घर से बाहर फेंक देना। उनकी अपनी ज़िंदगी क्या थी, वो सोचने लगी और अपनी ज़िंदगी का नमूना तलाश करने लगी। क्या मरमर का वो पहला जाम जिसे सिर्फ इसलिए कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता कि टूट ना जाए, और उस डर के पास जाम और इस्तेमाल ना करने वाला दोनों तशना रहते हैं। चांदी का लैंप जो हजारों लाखों छोटे से भी खुशनुमा दिखाई देता है। उस कारखाने का शोर यहाँ के शोर से कुछ ज़्यादा था। कोई एक ज़र्ब नानू की समात की रग पर पड़ी और चौंक कर उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। मुकम्मल हवासों में आने में उन्हें बहुत देर लगी थी। किसी ने उन्हें बुलाकर परेशान करना मुनासिब ख्याल ना समझा। ये आप क्या बना रहे हैं? नानू ने एक कारीगर को अपनी तरफ मुतवज्जा किया था, जो तस्वीर का चौखटा सदफ और कोड़ियों से सजा रहा था। कारीगर ने अपने काम से सर उठाकर उन्हें देखा। दिखाएं ज़रा ये मुझे, नानू ने कहा। मुलाजिम ने तकरीबन मुकम्मल हो चुका चौखटा उनकी तरफ बढ़ाया। नानू पहली नज़र में ही जान गई थी कि काम गलत हो रहा है। फॉर्मूला से हटकर ये क्या किया है आपने? बिल्कुल गलत बनाया है, नानू ने नरमी और तासुफ से कहा था। सदफ को आपने किनारों पर लगा दिया है और आधा बाहर भी निकाल दिया है। ये देखें इस चौखट्टे के खत में कितना फ़र्क पड़ा है, और पायदारी में भी। किनारों पर सिर्फ कौड़ियाँ लगती हैं, नानू ने समझाने वाले अंदाज से कहा था। याद रखिएगा, कौड़ियाँ सदफ से नाजुक होती हैं, लेकिन चौखट्टे के खित पर आँच नहीं आने देती, न ही पायदारी पर और न ही खूबसूरती पर, नानू प्यार से समझाती गई। कारीगर सर हिलाने लगा। जी ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन ये चौखट्टा आपका ही बनाया गया नमूना देखकर बनाया गया है। कारीगर मुलाजिम ने क़यामत खेज रास आया क्या? और सारा का सारा कारखाना जैसे नानू के वजूद पर आ गिरा। ये मुलाजिम ने एक तैयार शुदा और सूख चुका चौखट्टा उन्हें दिखाया। आपने ही तो कहा था कि इस जैसे और पीस तैयार कर लीजिए, मुलाजिम बोल रहा था, और रानू का दिल उस बुरी तरह धड़कने लगा था जैसे वो पैदल पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर आई हों। दूसरे तमाम मुलाजिम भी अपने अपने काम रोककर उन्हें देखने लगे थे। चंद लम्हे तो नानू की समझ में नहीं आया था कि वो क्या बोले। फटी फटी आंखों से वो उस चौखट्टे को घूरती रही जो बकौल कारीगर के उन्होंने बनाया था, और जिसको बनाने का वक्त उनको याद नहीं आ रहा था। कब की बात है ये? नानू ने कांपती आवाज़ से पूछा। 2 दिन पहले की, नानू ने अपना सर थाम लिया। तो क्या वो अब नाकारा हो चुकी थी? उनके जहन ने काम करना बंद कर दिया था, और ऐसा क्या था कि वो अब अपने दिलपसंद काम करने के काबिल भी नहीं रही थी। आप ठीक कर लें इसे भी, मुझसे ये गलत बन गया है। नानू की आवाज़ में शिकस्त थी। वो अपनी जगह से उठी। ये अब ठीक नहीं हो सकता, मुलाजिम मुस्कुराया। आप जानती हैं अपने काम को, अब ये सदफ टूट सकता है, लेकिन अपनी जगह से उखड़ नहीं सकते। मुलाजिम शायद उस बात के ज़रिए उन्हें दिलासा देना चाह रहा था। मेरा काम वैसा नहीं रहा, ये आसानी से उखड़ जाएगा, कहती हुई वो वापस दुकान में आई। उनके लिए वहाँ सब मुलाजिमों के सामने खड़े रहना, उनसे नजरें मिलाना दोबार हो रहा था। दुकान में इस कदर गर्द उड़ रही थी जैसे वहाँ कोई सहराई तूफान आ गया हो। ये इतनी ढेर सारी गर्द दुकान में कब इकट्ठी हो गई, उन्हें पता ही नहीं चला था। वो ऐसी लापरवाह हरगिज़ नहीं थी। दुकान की सफाई के मामले में वो कभी सुस्ती नहीं करती थी। सगीर रब्बानी की डायरी में दर्ज ये अल्फाज उन्हें कभी भूले ही नहीं थे। जगह गर्द आलूद हो जाए तो फिर वहाँ फरिश्तों की बजाय शैतान बसेरा कर लेते हैं, और शैतानी जगहों पर अल्लाह की रहमत नाज़िल नहीं होती। तो यानी अब खुदा की रहमत उन पर ख़त्म होने वाली थी या हो गई थी। दरवाज़ा खोल दो और पंखा भी चला दो, किस कदर मिट्टी जमा हो गई है दुकान में, उन्होंने तेज़ आवाज़ में कहा। आमने सामने सीढ़ी पर चढ़ते 2 मुलाजिमीन ने एक दूसरे को देखा और खामोश रहे। पंखा चल रहा है और दरवाज़ा भी खुला हुआ है, किसी ने उनसे कहा था। आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी थी। गर्द के पास उन्हें कहने वाले का चेहरा नजर न आया। फिर रफ्ता रफ्ता मंजर वाज़े होने लगा था। उनके सामने बासिल खड़ा था। बड़े दिनों के बाद उसे अपने सामने खड़ा देखकर नानू एक लम्हे के लिए अपनी जगह से हिल भी नहीं सकी। बासिल, तुम आ गए? खुशी के मारे नानू पूरी की पूरी कांप गई। आगे बढ़कर उन्होंने बासिल को वालिहाना अपने गले से लगा लिया। उनकी आंखें नम हो गई थी, वो जज्बाती हो रही थी। बासिल भी नानू के गले से लग रहा था। कहाँ चले गए थे बासिल?
उन्होंने अपने आंसू पोंछते हुए बासिल से शिकवा किया था। अब आ गया हूँ ना, बासिल ने जवाब दिया। नानू समझ गई वो इस मामले पर मजीद बात नहीं करना चाहता। तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान रही, निगार, यशार और सिमल तो। घर चलते हैं नानू, उसने उन्हें दरमियान में रोका। नानू उसकी सूरत देखने लगी। हाँ ठीक है, उन्होंने आमदगी जाहिर करी, बासिल से मजीद कोई सवाल पूछने का इरादा तर्क करते हुए। वो कहाँ था, क्यों चला गया था? उन सवालों से कहीं बेहतर बात ये थी कि बिलाखिर वो उनके साथ था। वापसी का सफर खामोशी से तय हुआ। नानू बार बार बासिल को देख रही थी। वो चाहती थी कि बासिल उनसे कोई बात करे और वो उसकी एक बात के बदले में उससे जी भर कर बातें कर ले, लेकिन वो खामोश था। घर में भी वैसी ही खामोशी छाई थी, पुराने किलों की खंडरात जैसी। नानू को घुटन का एहसास हुआ था। उस घर में कुछ होकर गुजर चुका था जिसका वो अंदाजा नहीं लगा पाई थी। जिमल से मिले हो? घर के अंदर दाखिल होते हुए उन्होंने पूछा। मुझे बहुत भूख लग रही है नानू, उसने अलग ही बात की। नानू मुस्कुरा दी। मैं अभी इंतजाम करती हूँ। मुंह हाथ धोकर वो किचन में खाना बनाने के लिए चली गई। जिमल पिछले काफी दिनों से किचन में आकर उनकी मदद करवा दिया करती थी या उनके आने से पहले थोड़ा बहुत जरूरी काम करके रख दिया करती थी, लेकिन आज किचन में कोई भी चीज तैयार नहीं थी। उन्होंने जिमल को पुकारना मुनासिब ना समझा और खुद ही खाना बनाने लगी। बासिल बाहर धूप में सूखने के लिए रखे शीशे जुड़े गुलदान अंदर सहन में मुंतकिल करने लगा। रात की नमी उनको खराब कर सकती थी। उस काम से फारिग होने में उसे बड़ी देर लगी थी। एक एक गुलदान को पकड़ना, कुछ सोचना, फिर अंदर रखना, फिर से सोचना, खड़े रहना, बाहर आना, देर तो लगनी ही थी। फिर शीशे के नन्हे नन्हे गोल टुकड़ों में नजर आता अपना ही अक्स, अपना उदास चेहरा। हालांकि जैसा उसने सोचा था, फैसला किया था, बिल्कुल वैसा ही किया था। फिर ये अफसरदगी तो बेसबब थी। उसके पास अपनी इस कैफियत का कोई जवाब नहीं था। चंद दिन गुजरेंगे और सब ठीक हो जाएगा, उसने खुद को तसल्ली दी। ये तसल्ली किस हद तक इत्मीनान बख्श थी, ये आने वाले वक्त बता सकता था। यशार भी क्लिनिक से आ गया था। उसे बासिल की आमद का इल्म था। दोपहर में फ़ोन पर उसी ने बासिल को बताया था कि जिमल शाम के वक्त कब्रिस्तान से आती है। थोड़ी देर बाद दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। नानू बर्तन लगाने लगी। जिमल को भी बुला लाओ, नानू ने दोनों से कह दिया था। यशार नहीं उठा। बासिल अब घर वापस आ गया था तो बेहतर था कि वो अपने हवासों में भी वापस आ जाए और ये काम खुद करे, लेकिन बासिल बदसतूर अपनी ही जगह पर बैठा चम्मच खड़ा रखने की मशक करता रहा। नानू ट्रे में खाना रखकर निगार को देने चली गई। फिर उन्होंने टेबल पर लाकर खाना रखा और जिमल को उसके कमरे से बुलाने खुद ही चली गई। चंद लम्हों बाद वो घबराई हुई आई थी। जिमल कमरे में नहीं है, नानू ने तेजी से आते हुए कहा था। यशार चौंक कर नानू को देखने लगा था। कमरे में नहीं है तो फिर कहाँ गई है? वो कब्रिस्तान से वापस लौटी थी कि नहीं? नानू ने पूछा। यशार ने बासिल की तरफ देखा। घर पर सिर्फ वही था। बासिल, यशार ने उसे पुकारा। हाँ? बासिल ने चौंक जाने की भरपूर अदाकारी की। क्या जिमल घर आई थी? बासिल बात सुनकर दोबारा प्लेट चम्मच के साथ मसरूफ हो गया। हाँ, उसने मुख्तर से जवाब दिया। तो फिर कहाँ है? वो वापस चली गई है। उसने दोनों में से किसी की भी तरफ नहीं देखा था। वापस? नानू ने हैरानी से पूछा। बासिल को देखा और उससे भी ज्यादा हैरानी से वो सोचने लगी, क्या जिमल के पास वापसी के लिए भी कोई जगह है? क्या वो हमेशा से यही नहीं रहती आ रही? हाँ, वापस फ्रांस, उसने दोनों लफ्जों पर जोर देकर कहा। नानू एक चक्कर सा आया। यशार बिना पलक झपकाए बासिल को देखने लगा। क्यों? मुझे नहीं पता, वो बेजार हुआ। कब गई वो? नानू सरसराते हुए लहजे में पूछा। आप शॉप पर थी, उसने अपना सामान पैक किया और वो चली गई। तुम क्या कह रहे हो बासिल? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। वो रुहासी हुई। वो वापस चली गई है नानू, हमें छोड़कर, हमेशा के लिए। इतनी सी बात आपको समझ क्यों नहीं आ रही है? वो जवाबन चिल्लाया और पूरी कुवत से प्लेट पर चम्मच दे मारी। प्लेट दो टुकड़े हो गई थी। नानू उसके इस तरह चिल्लाने और इसके रवैये पर खामोश हो गई थी और यशार को सारी बात समझने में 1 मिनट भी नहीं लगा था। तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? बड़ी देर बाद नानू ने उससे पूछा था। बासिल टूटे टुकड़ों को देखता रहा। जवाब दो बासिल। मैंने ही उससे कहा था कि वो यहाँ से चली जाए, और नानू शायद यही सुनना चाहती थी। उनकी आंखों से आंसू टप टप गिरे। बासिल को यह मंजर देखकर गुस्सा आया, नानू पर और उस सारी सूरत हाल पर। वो जिमल के लिए आंसू बहाने वाली हमदर्दी रखती थी। इस बात ने बासिल को सख्त तेज दिलाया। उसका दिल चाहा कि पूरा टेबल उलट दे और घर के सारे दरवाजे खिड़कियां तोड़ डाले। यशार इस सारी गुफ्तगू के दौरान खामोश रहा था।
वो जानता था कि सिमल की जरा सी भी तरफदारी बासिल को उससे बदजन कर देगी और बासिल की हिमायत नानू को नागवार गुजरेगी। खाना ठंडा हो रहा था और नानू का कुर्सी पर बैठने का कोई इरादा नहीं था। वो जैसे खड़ी थी वैसे ही खड़ी रही। फिर उनके वजूद से रुंधी हुई आवाज़ बरामद हुई थी जिसमें शिकवे की रमक थी। तुम इतने बड़े कब से हो गए बासिल, तुम इतने बड़े कब से हो गए? वो चादर में मुंह छुपाकर रोती हुई अपने कमरे में चली गई। ट्रे में रखा हुआ खाना जूका तू पड़ा था। बाहर से नानू और बासिल की आवाज़ें अंदर आ रही थी। इतनी सी बात आपको समझ में क्यों नहीं आ रही? बासिल चिल्ला रहा था। उसकी आवाज़ के साथ शोर भी उठा था। निगार आहिस्तेगी से तखत से उठी थी। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? नानू के सवाल में इल्तिजा, गम, दुख, आस सब कुछ शामिल था। निगार चलती हुई दरवाजे तक आई। बासिल के पास नानू के सवाल का जवाब तो था, लेकिन उनके दुख का इलाज नहीं। ये इलाज खुद निगार के पास भी नहीं था। तुम इतने बड़े कब से हो गए बासिल? वो अब बाकायदा रोते हुए कह रही थी और फिर तेजी से चलते हुए इस तरफ आई थी। अपने कमरे की तरफ अंदर दाखिल होने से पहले वो रुकी। उन्होंने निगार के कमरे की तरफ देखा। दरवाजे में खड़ी निगार को देखकर बेइख्तियार ही उन्हें जैसे मजीद रोना आ गया था और वो अपने कमरे में जाकर बंद हो गई थी। निगार बेबसी से उन्हें देखती रही, फिर अपने कमरे से बाहर निकल आई थी। नानू के रोने की घुटी घुटी आवाज़ दरवाजे के पार आ रही थी। निगार ने उनके दरवाजे पर दस्तक देनी चाहिए, लेकिन फिर रुक गई और बाहर आ गई थी। डाइनिंग टेबल से यशार भी उठकर जा चुका था। सिर्फ बासिल बैठा हुआ था और वो भी खाना नहीं खा रहा था। बासिल ने आहट से सर उठाकर निगार को देखा था। उसकी आंखों में वो अक्स था जिसके बारे में मफरवज़ें, कशफ और पेशगोइयाँ भी बेकार साबित होती थी। निगार बासिल से कुछ कहना चाहती थी। क्या कहना चाहती थी उसे याद ही न आया। फ्रांस का शहर पेरिस। दरिया सीन बह रहा था। रोज़ की तरह सूरज की किरणों को जाते मगरिब की तरफ वो बह रहा था। उसके आंसुओं की तरह भी, जिनका अंदरूनी बैरूनी हिस्म अब उस कदर ज़्यादा हो चुका था कि दो और दरिया मौजों समेत बह सकते थे। उसने उस दरिया पर कोई बंद न बांधा। अपने आंसू उसने साफ न किए, बहने दिए। जब वो छोटी थी तो सदीम अंकल उसे छोड़कर चले गए थे। ज़रा बड़ी हुई तो मम्मी ने उसे छोड़ दिया। उसने जज्बे, लगन, तहरीक ये सब भी बारी बारी उससे अपना दामन छुड़ाते रहे। क्या जिल्लत का खराज यहाँ तक काफ़ी ना था? क्या उसकी तकदीर को उससे ज़्यादा महसूस चाहिए था? जो डैड ने भी उसे छोड़ दिया हमेशा के लिए। वो उसकी ज़िंदगी का वाहिद सहारा थे, वाहिद रिश्ता थे। ठीक है, उसने उस जुदाई पर भी सब्र कर लिया था। वो अल्लाह की मर्जी के आगे चुप हो गई थी। लेकिन बासिल ने उसे क्यों छोड़ दिया? उसे ज़िंदगी में मोहब्बत मिली ही कब थी जो वो मोहब्बत में फूंक फूंक कर कदम रखने की तजुर्बे से वाकिफ़ होती। उसके बावजूद उस मोहब्बत में बहुत एहतियात से आगे बढ़ी थी और मंजिल पर पहुंचकर सारे एहतियाती बेकार साबित हुई थी। मोहब्बत शीशे का जाम थी जो बिलाकर टूट गया था और उसके हाथ टूटे हुए टुकड़े भी ना आ सके थे। सब पलक झपकते ही फना हो गया था। उसने हथेलियों से अपने आंसू साफ किए। ये मोहब्बत इतनी जल्दी और सिर्फ आंसुओं से ढलने वाली नहीं थी। अभी उसे सब्र का मुजाहिरा करना था। यह मोहब्बत उसकी जान लेकर छोड़ने वाली थी। पाकिस्तान से वापस आए उसे 1 माह गुजर चुका था। घर के मेड्स और बटलर्स ज़ियान आलम की वफ़ात और उसके हालत देखकर अफसरदा थे, ख़ास तौर पर डेविड। वो काफ़ी अरसे से ज़ियान आलम के करीब था, उनके आखिरी सालों में तो बेहद ज़्यादा करीब। इस सारी सूरत हाल ने घर की फ़िज़ा को सोगवार बना दिया था। मातम का चांद तुलू होकर गुरूब होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बेतहाशा रोशनी के बावजूद भी उसे सारा घर अंधेरे में डूबा हुआ नजर आता था, जैसे तमाम दरो दीवार पर किसी ने तारकोल का लेप लगा दिया हो। खामोशी में उसे हंसने की आवाज़ें आती, खौफनाक हंसी की आवाज़ें। वो बुरी तरह डर जाती। उसी खौफ ने उसे कमरे में कैद करके रख दिया था। मुलाजमीन उसे खाने पर बुलाते, कमरे से बाहर निकलने का कहते, लेकिन वो इनकार कर देती। एनजीओ की तरफ से भी मुसलसल फ़ोन आ रहे थे। वो शहर के अंदर और शहर से बाहर होने वाले सेमिनार्स में उसकी मौजूदगी चाहते थे, लेकिन फ़िलहाल वो खुद में किसी का सामना करने की हिम्मत नहीं रखती थी। डैड की मौत की खबर मम्मी को भी हो चुकी थी। उन्होंने जिमल को फ़ोन किया था, सेल फ़ोन पर और घर के नंबर्स पर, बार बार वक्फे वक्फे से, मगर जिमल ने बात नहीं की। आंसरिंग मशीन पर उसने मम्मी के 2 पैगाम सुन लिए थे, जिनमें तवील खामोशी और मुख्तसर तसल्ली थी। उनके लिए और उसके लिए यही काफ़ी था। एक पैगाम यशब अंकल की तरफ से भी था, जिसमें उसे हौसले से काम लेने की तलकीन की गई थी। पैगाम के
पस पर्दा पैगाम कुछ और था। वो चाहते थे जिमल जैन आलम के बर्बाद हो चुकी कंपनी उनको बेच दे। जिमल सुनकर हंसने लगी थी। कंपनी खरीद कर यशब अंकल क्या करने वाले थे? सदीम अंकल और डेट के बाद यशब अंकल का अंजाम भी अब ज़्यादा दूर कहाँ रह गया होगा। हौसले की ज़रूरत यकीनन मम्मी को पड़ने वाली थी और बहुत जल्द पड़ने वाली थी। दोनों में से किसी एक ने भी उसे अपने पास आने के लिए नहीं कहा था और वह उनसे उस बात की तवक्को भी नहीं कर रही थी। अगर वह उसे अपने घर आकर रहने की दावत देते भी तो इनकार के अलावा वो कुछ और न सुनते। इसके बावजूद उसे दुख हुआ था। वो मुद्दतों बाद दरियाई सीन को एक बार फिर ऐसे देखने लगी थी जैसे उससे अपने साथ रवा रखे गए जुल्म का हिसाब किताब मांग रही हो, या जैसे सीन अपने अंदर किसी पुराने रजिस्टर में उसकी महरूमियों का अंदराज छुपाए बैठा हो। एक औरत को वो जानती थी जो यहाँ से बहुत दूर हबीबुल्ला रोड के पुराने घर के कमरे में बैठी खिड़की के सलाखों को थामे मुद्दतों से बरगद से जवाब की आस लगाए बैठी थी, और एक वो खुद थी जो सीन की उम्मीद भरी नज़रों से देख रही थी कि वो ही कुछ बोल दे। इंसान जब हर तरह के इंसानी सहारों से तहे दामन हो जाता है तो शायद ऐसी ही चीज़ों को अपना सहारा समझ लेता है। उसे चीखोव की वो कहानी भी याद थी जिसमें एक कोचवान को जब अपना गम सुनाने के लिए कोई नहीं मिलता तो वह अपने घोड़े के गले लगकर ही रोना शुरू कर देता था। गम के मारे जिमल को हंसी आ गई। ये सीन भी उस बूढ़े बरगद की तरह खामोश था, बेतासुर सा। ये खामोश चीजें अंदर ही अंदर इंसानों का खूब मजाक उड़ाती होंगी। उनके सब्र का पूरा पूरा इम्तिहान लेने के बाद दुख से उसने सोचा और हाथों से चेहरा ढाँप कर फूट फूट कर रोने लगी। निगार को खाना देने उस दिन भी वो खुद ही आया था। वो पहले भी काम अक्सर कर लिया करता था, लेकिन अब जो हालात आकर गुजर चुके थे उसके बाद वो कम से कम रात का खाना देने तो ज़रूर आता था। वो छुट्टी का दिन था जब बासिल दोपहर में उसके पास आया। कमरे में धूप फैली हुई थी। वो निगार के करीब ही तख्त पर बैठ गया था। खाने की ट्रे उसने अपने और उसके दरमियान रख दी थी। खाना खा ले, उसने नरम आवाज़ से कहा। फिर न जाने उसके दिल में क्या आया था कि वो रुमाल में से रोटी निकालकर उसका निवाला बनाने लगा। वो निगार को बाहर सबके साथ खाना खाने पर राजी तो नहीं कर सकता था। न जाने कौन कौन सी मुसाफतें थी जो निगार को तय करनी थी। अब न वो तय होती थी, न फासले मिटते थे, या ये कमरा ही आसेबज़दा था जो अपने साइज से निगार को बाहर जाने ही नहीं दे रहा था। लेकिन वो यहाँ तो फासला ख़त्म कर सकता था। निगार ने बासिल के बड़े हुए हाथ को देखा और अपने लब खोले, लेकिन खाने के लिए नहीं। जिमल, वो ज़रा रुक रुक कर बोली। बासिल ने उठा हाथ झुका लिया। उसे जिमल का नाम सुनकर सख्त कुफत हुई थी। जिमल कहाँ है? निगार ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। बासिल निगार की शक्ल देखता रह गया था। इतने ढेर सारे सालों बाद उन्होंने उसकी ज़िंदगी में दखल दिया भी था तो किस नाम से, जिसे अब वो सुनने का भी रवादार नहीं रहा था। कहाँ उसके मुतालिक बातें करने का? क्या जिमल ऐसी ही सहारा थी जिसने चंद माह में ही सब पर अपना सहर तारी कर दिया था? वो जा चुकी थी, लेकिन फिर भी कोई उसके शहर से निकलने के लिए तैयार क्यों नहीं था? नानू ने उससे कोई बात नहीं की थी, फिर भी उनके रवैये से उसे सर्द मेहरी झलकती हुई नजर आती थी। वो हर वक्त उन्हें मशकूक नज़रों से देखता रहता। उनकी मोहब्बत तोलता उसे उनका रवैया मुनाफकाना और दोगला लगने लगा था, सिर्फ एक जिमल की वजह से। शायद जिमल अपनी ज़ात में वाकई सहारा थी। उसने पहली नज़र में बासिल के सारे ख्यालात को भी तो जकड़ लिया था, और अब उसकी नज़रों के सामने उसकी माँ थी जिनकी नज़रों की तपिश वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। सब जानती तो है ये, फिर आखिर क्यों पूछ रही हैं कि जिमल कहाँ है, ताकि उस सवाल के जवाब के बाद वो उस मौजू को शुरू कर सके फिर से। यानी एक माह गुजरने के बाद भी ये मामला जूं का तू ही था। हालांकि उसने तो उस सारे मामले को अपने दानिस्ता में ख़त्म कर दिया था। वो अब कभी वापस नहीं आएगी, उसने तेज लहजे में जवाब दिया, उस अंदाज से कि अगर वो उसकी वापसी की कोई आस भी लगाई बैठी है तो उसे ख़त्म कर दे। निगाह चंद में कुछ बोल न सकी। कमरे में बासिल के गुस्से के अलावा हर चीज़ पुरसकून थी। बासिल, निगार ने प्यार से उसका नाम पुकारा, उसका हाथ थाम लिया। वो जो कहने वाली थी बासिल जानता था। नहीं अम्मी, खुदा के लिए नहीं, कुछ मत कहिएगा। वो उस आदमी की बेटी है जिस आप मेरे खातिर परेशान ना हो। उसने निगार की बात काटी। निगार खामोश हो गई। और मैं जानता हूँ ये आप नहीं बोल रही,
ये नानू बोल रही हैं। आप भी जिमल को भला इस घर में कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं? नानू ने कहा है ना आपसे ये सब कहने क्यों? उसने पूछा। निगार के जवाब देने की मोहलत दिए बगैर फिर शुरू हो गया। उन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी भर की खिदमत का वास्ता दिया होगा, हमारी परवरिश करने का, इस घर को चलाने का, आपके देखभाल करने का, और आप मान गई? आप अपने दिल पर जब्त करके मुझे इजाज़त दे रही हैं कि मैं आपकी खातिर? उसने तौक़ुफ़ किया। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है अम्मी, जिमल से मुझे मोहब्बत नहीं थी, बस सिर्फ पसंदीदगी थी, अब वो भी नहीं रही। बड़ी तफासत से उसने झूठ बोला, उस हस्ती के आगे जो बरगद के एक एक रंग से भी वाकफियत रखती थी। बाकी का वक्त खामोशी में गुजरा। निगार ने मजीद कोई बात न की। बासिल भी चुप रहा और आराम आराम से उसे अपने हाथों से खाना खिलाता रहा। उस दौरान दोनों की आंखें नम रहीं। खाना खिलाकर वो बर्तन रखने किचन में आया। जब किचन के शेल्फ पर धरे ब्यामों की जोड़ी पर उसकी नज़र पड़ी, जिनके अंदर जिमल के हाथों से बनी हुई किमचियाँ रखी थी। नानू, इसके साथ चावल बॉईल कीजिएगा, जब खाएंगी तो मुझे याद करेंगी। 3 माह बाद मैं तो होंगी नहीं ना आपके पास। उसने जिमल की बात याद की थी। और अगर तुम भी यहाँ हुई तो? उसने शौकी से पूछा था। जिमल कोई जवाब नहीं दे सकी थी। ये सब याद करके भी वो मुस्कुराया नहीं था। हालात बाज़ औक़ात इस तौर बदलते हैं कि इंसान खुशगवार यादों पर भी खुश नहीं हो सकता। वो यादें मर्तबानों में बंद खराब अचार की तरह तल्ख और बदबूदार हो जाती हैं। उसने दोनों ब्यामों को देखा। नानू शायद आज रात में यही डिश खिलाने का इरादा रखती थी, तभी वो काफ़ी खुश थी और बाकी सारी तैयारियां बड़ी जी जान से कर रही थी। बासिल को दोनों बातों पर गुस्सा आया, इनकी खुशी पर भी और उनकी तैयारी पर भी। लम्हे भर को रुककर सोचे बिना भी उसने हाथ के एक ही झटके से दोनों ब्यामों को शेल्फ से नीचे गिरा दिया। छन्नाके की आवाज़ गूंजी और बाहर तक निकल गई। सफ़ेद और सियाह टुकड़े टूटकर आपस में मिल गए और उनके अंदर की किमचियाँ निकलकर फर्श पर फैल गई। क्या हुआ? नानू तेज तेज चलती हुई किचन में आई। सफ़ेद सियाह टुकड़े और किमची के बिखरे होने का मंजर उन्होंने देखा और फिर वहाँ खड़ी बासिल को हाथ लगा और ये जार गिर गए। उसने बिना शर्मिंदगी से कहा, पता ही नहीं चला बस। नानू कुछ लम्हे बिखरे हुए टुकड़ों को देखती रही। फिर पलटकर चम्मच पकड़कर उन्होंने ऊपर ऊपर वाली किमची उठा लेनी चाहिए। बासिल उनकी इस फुर्ती पर अपने नागवारी तासुरात छुपा ना सका। ये उसकी गजबनाक नजरों की तपिश ही थी, तो शायद जो नानू की काम अधूरा ही छोड़ दिया। ये खराब हो गई है, देखो देखो, इनमें कीड़े पड़ गए हैं। उन्होंने प्लेट बासिल के आगे की। एक नागवार बदबू बासिल की नाक में घुसी। जी, उसने मुख्तर से जवाब दिया और मुंह पर कर लिया। वो नानू के साथ उस नुकसान पर मातम करने के मूड में नहीं था। हालांकि नानू की आंखों से झलकते आंसू उसे नजर आ गए। प्लेट हाथ में पकड़े वो लसदार गोदे को यूं घूर रही थी जैसे उनका सब ही कुछ लुट गया हो और सिर्फ यही बाकी बचा हो। क्या उन्हें बदबू नहीं आ रही थी? उसे नानू के इस दुख की वजह समझ ना आ सकी। क्या नानू के आंसू इस बात थे कि दोनों बैम टूट गए थे जो बासिल ने उन्हें दिए थे, या उन आंसू की वजह किमची का खराब हो जाना था जो जिमल ने बनाई थी? 6 माह बाद पेरिस। नाराज हो? वो प्यार से पूछ रहा था। जिमल ने चेहरा उस तरफ ना किया था। वो आज आया था पूरे 7 माह बाद, उसे इतने तवील इंतजार करवाने के बाद। ये कुछ खुदा का कर्म ही था कि अब तक उसकी मौत वाकई नहीं हुई थी। वो खिड़की से बाहर देखती रही, आंखों में शिकवे और आंसू लिए। क्या नहीं होना चाहिए? उल्टा उसने सवाल किया था। उसके इंतजार में उसने जो अजियत खुद को दी थी, अब उसे वो रह रह कर याद आती थी। इंसान जब खुद पर अफसोस करने लगे तो उस वक्त वो सबसे ज़्यादा तरस के काबिल होता है। होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। मैंने जो किया गलत किया, लेकिन मेरी गलती मेरी मोहब्बत से बड़ी हरगिज़ नहीं है। बासिल ने खिड़की के पट पर रखे उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और इतनी मजबूती से रखा कि वो चाहकर भी अपना हाथ निकाल ना पाई और हिसक कर रह गई थी। महीनों बाद एक बार फिर से क्या वो ये नहीं चाहती थी कि वो समेटे, दोबारा बिखरे और दोबारा समेटे? अपने ख्यालात पर उसे रोना आया। मैं उस वक्त गुस्से में था। ये सब ना करता तो क्या करता? सब कुछ करते मगर मेरी मोहब्बत को रुसवा ना करते। उसने सोचा मगर कह ना सकी। लेकिन मुझे बाद में एहसास हुआ कि मैं गलत हूँ। तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, किसी का भी कसूर नहीं था। शायद वक्त का कसूर था। और फिर जब वो कसूरवार
बुरा वक्त गुजरा तो मुझे एहसास हुआ क्या? ये एहसास किसने दिलवाया तुम्हें बासिल? उसने पूछा। नानू ने, निगार आंटी ने या यशार भाई ने? तन्हाई ने। उसने उसे कंधों से थामकर उसका रुख अपनी तरफ मोड़ लिया था, जैसे पत्थर के मुजस्मे को उसने अपनी तरफ मोड़ा। मेरी तरफ देखो जिमल। थोड़ी को छूकर उसने उसका चेहरा ऊपर किया था। जिमल की आंखें झलकी। सब भुला दो जिमल, वो इल्तिजा आमेज मोहब्बत भरे लहजे में बोल रहा था। बारी बारी उसने उसके दोनों आंखों साफ किए। वक्त लगेगा बासिल, नानू इंतजार कर रही हैं, अम्मी, यशार और मैं भी। मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं जा सकती बासिल। सता रही हो, बदला ले रही हो ना? समझने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे नहीं, मोहब्बत को। मैं आ गया हूँ ना वापस, सॉरी भी बोल रहा हूँ। फिर तुम अब क्यों इतनी संगदिल बन रही हो? संगदिली विरासत में थोड़ी ना मिलती है बासिल, जिसके वारिस सिर्फ तुम ही हो सकते हो। कुछ जज्बों के सौदागर जबरदस्ती उसे आपको फरोख्त कर देते हैं। नानू जैसी बातें करने लगी हो। इतना ऐसा उनके साथ रही हूँ, असर तो लेना ही था। और जो असर उससे पहले के थे, क्या उन्हें तुमने भुला दिया? वो मुझसे खो गए। आओ उन्हें दोबारा तलाश करते हैं। उसने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए और उसकी आंखों में झांकने लगा। जिमल का सारा वजूद भुरभुरी मिट्टी बन गया। बेइख्तियार ही बासिल के कंधे पर अपना सर रखकर वो रोने लगी थी, जैसे मिलो पैदल चलकर आ रही हो और यहाँ आकर उसने दम लिया था। वो जादुई खुशबू वाले फूलों के उन बागात में गुम हो गई, जहाँ से बाहर निकलने के रास्ते इंसान हमेशा ही खो देता है। वो नजर आ भी जाए तो उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। आगे ही आगे बढ़ता जाता है। कंधे पर सर रखे वो भी न जाने कितनी ही दूर निकल गई थी। वापस लाने के लिए मेड को भरपूर कुव्वत से उसे हिलाना पड़ा था। मिस जिमल, वो उसे हिलाते हुए मुसलसल पुकार रही थी। झटके से जिमल ने अपनी आंखें खोली, अपने इर्द गिर्द देखा और फूलों से सजा बाग उसकी आंखों के आगे जलकर खाकिस्तान हो गया। मिस जिमल, मेड ने उसे पुकारा। वो चंद लम्हे बेगानगी से उसे देखती रही, जैसे पहचान न पा रही हो। कुर्सी पर झूलते झूलते ही वो ना जाने कब सो गई थी। मुलाजमा ने उस पर कंबल डाल दिया था। वो अब उसी कंबल में मुंह छुपा कर रोने लगी थी। अगर उसने उसे छोड़ ही दिया था तो वो उसके साथ क्यों चला आया था? क्यों उसकी खुशबू घर में चारों तरफ फैली हुई थी? उसकी बातें, उसके कहके सब उसके साथ ही चले आए थे। उन सब से उसका दामन नहीं छूट रहा था। वो कफन में लपेट कर कयामत तक के लिए दफन कर देती, अगर ये बात उसे समझ आ जाती कि कफन में किसको लपेटे, यादों को या खुद को। मेड काफ़ी देर तक उसके चुप हो जाने का इंतज़ार करती रही। वो नहीं आएंगे, लेकिन आपको जाना है, मेड ने कहा। कहा? उसने बाकी माइंदा आंसू भी कंबल में जज़ब किया। सेमिनार में आपने उनसे हाँ कहा था। हाँ ठीक है, मैं जाऊंगी। अपने ऊपर से कंबल परे धकेलकर वो एक अज़्म से उठी थी। अगर उसने मुझे बुला दिया तो मैं भी उसे बुला दूंगी। मैं अब आगे बढ़ूंगी। ये नाकाम मोहब्बत मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। वो अपने कमरे में आई और वार्डरोब खोलकर आज के लिए लिबास मुंतखब करने लगी। उसके हाथ वो ड्रेस भी आया था जो नानू ने उसकी बीमारी से सेहतयाब हो जाने के बाद उसे पहनने के लिए दिया था। वो आज भी उसे पहन लेती अगर मुकम्मल सेहतयाब हो चुकी होती। पाकिस्तान के आने के बाद काफ़ी हफ्तों तक उसके बैग्स वैसे ही बंद पड़े रहे थे। मेड ने उससे बारहा उनके बारे में पूछा था और उसने कभी कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया था। मेड ने एक दिन वो काम खुद ही कर लिया था। उसे उस बात की परवाह भला कब थी कि उसकी कौन सी चीज़ उस घर में रह गई थी। लेकिन आज बड़े अरसे बाद अपने वार्डरोब की जांच करते वक्त उसे अंदाज़ा हुआ था कि उसकी एक ज़रा बराबर भी चीज़ वहाँ नहीं रही थी। क्या आप वहाँ से बहुत उजलत में निकली थी? चीज़ें बहुत बुरी तरीके से बैग्स में ठूसी हुई थी। मेड ने उसके बैग्स खोलने के बाद उसे कहा था ये उजलत उसने नहीं, बासिल ने दिखाई थी। और ऐसी उजरत में भी उसने उसकी तमाम चीज़ों को उसके हमरा किया था, मुकम्मल ईमानदारी से। या फिर वो अपने घर में उससे जुड़े उसकी याद दिलाने वाली कोई चीज़ रखना ही नहीं चाहता था। लेकिन कैसी अजीब बात थी, उसने सामान में वो आराइशी बोतल तो रखी ही नहीं थी जो उसने खुद उसे दी थी, जिसके बाद बान पर सुनहरी तहरी रकम थी उसको ताउम्र अपना लेने की। क्या वो आराइशी बोतल जिमल की नहीं हो गई थी? क्या बासिल सारे ताल्लुकात ख़त्म करने के बाद भी इतना हक रखता था कि उसको दी गई चीज़ अपने कब्ज़े में वापस रख सके? एक झूठी आस से वो बोतल तलाश करने लगी थी। फिर उसने मेड को वहाँ बुलाया। क्या बैग्स का तमाम सामान यहाँ मौजूद है?
जी मिस जिमल, मेड ने जवाब दिया। चंद लम्हों बाद जैसे उसे कुछ याद आ गया। कुछ और भी था, वो बाहर हॉल के केबिन में है। दोनों बाहर हॉल में निकल आई थी। मेड ने केबिन खोलकर उसे एक वजनी पार्सल थमाया था, जिसे देखकर वो धक से रह गई थी। शतरंज की वो पैकिंग खुली हुई थी जो उसने खुसूसी तौर पर तैयार करवाई थी। क्या इसे आपने खोला है? नहीं मिस जिमल, ये ऐसे ही था। जिमल ने डब्बे से शतरंज निकाली। सुलेमानी जद की बिसात के अंदर संग सुर्ख से लिखी हुई 3 लफ्ज, नकुश और मोहब्बत का जोड़। जिमल को बेइख्तियार हंसी आई। यकीनन बासिल उसका सामान पैक करते वक्त इस शतरंज को देख चुका था। कार्ड के ऊपर उसी का नाम तो लिखा हुआ था। उसने उसे कैसे न देखा होगा, और उसने जज्बों और लफ्जों दोनों की लाश नहीं रखी थी। ऐसी शतरंज फिर कभी खेली नहीं जाएगी, इस पर बाजी नहीं लड़ी जाएगी। कारीगर ने उससे क्या खूब बात कही थी, जिसका अंदाजा उसे अब हो रहा था। ऐसी शतरंज सिर्फ मोहब्बत करने वालों के लिए होगी, और इस पर कौन सी बाजी लड़ी जानी है वो बखूबी जानती होंगे। तब उसने सोचा था, खुद को जवाब दिया था। एक जवाब उससे भी बढ़कर बासिल ने उसे दिया था। उसने वाकई उस पर बाजी लड़ी थी, जिसकी अगली चाल जिमल के पास नहीं थी। वो पहले ही चाल के बाद हार गई थी। उसने शतरंज को अपने सीने से लगा लिया। ठीक है, अब वो भी बासिल से जुड़े, उसकी मोहब्बत की या उस घर की याद दिलाने वाली हर चीज़ अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर देगी। वो शतरंज सीने से लगाए बाहर जाने लगी तो मेड ने उसे रोका। मिस जिमल, एक ये भी है। मेड उसके इरादे से कहाँ पता था। उसने एक सुलेमानी काई का हिरन उसके तरफ बढ़ाया जो नानू ने उसे दिया था। पहली मुलाकात पर उसने उसे भी पकड़ लिया। ये बासिल की नज़रों से कैसे बचा रहे? क्या ये बासिल की फ्याजी है या भूल? जो भी था, अब उसे उन दोनों चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। दोनों चीज़ों को थामे घर से बाहर निकलकर पैदल चलते हुए वो दरियाई सीन के पुल तक आई थी। शतरंज को उसने आखिरी बार देखा। आंखें मीच कर आंसू जब्त किए और दरिया की तरफ उछाल दिया। छप्पाक की मध्यम सी आवाज़ आई और पलक झपकते ही शतरंज डूबकर गायब हो गई थी। तमानियत का सांस उसके वजूद से बरामद न हो सका। बड़ी देर तक वो डूब चुकी शतरंज पर गुजरते पानी को देखती रही थी। वो ये सब करके सब भुला देगी। उसकी सोच गलत थी, उसे एहसास हो गया। फिर भी उसने अपनी सोच पर ज़्यादा दुख न किया। गहरे सब्ज हिरन को भी उसने एक आखिरी बार देखा। इसका रंग तुम्हारी आंखों से भी मिलता है। का ही रंग? नानू ने उसे देखते हुए कहा था। याद करते वक्त उसके दिल के चारों वाल जैसे बंद हो गए थे। हिरन को पानी की नज़र करने ही वाली थी कि एक और आवाज़ आई। इसका रंग नानू की आंखों से भी तो मिलता है। न जाने कहाँ से और एकदम से वो भारी सी आवाज़, सनसनाते शोर सी। वो चौंकी। घबराकर उसने अपने दाएं बाएं देखा, वहाँ कोई नहीं था। फिर ये आवाज़ कहाँ से आई थी? सीन के पानी में सवार भाटा गेट था। उसकी लहरें तूफानी हो रही थीं। हिरन को उसने वापस सीने से लगा दिया था। उसने उसको फेंकने का इरादा फिलहाल तर्क कर दिया था और अब वो कुछ और सोचने लगी थी। पुल पर खड़े दरिया की लहरों को देखते देखते और सोचते सोचते उसे पूरा 1 घंटा बीत गया था। वो किसी मोमी मुजस्मे की तरह वहाँ बेहिस्सो हरकत खड़ी रही। दिन के खदोखाल ढलते वक्त के पास बदले तो उस होश आया था। तेज तेज कदमों से चलती हुई वो घर वापस आई थी। उसका सांस फूला हुआ था। खुद को नॉर्मल करने का इंतज़ार करना भी उसने गवारा ना किया था और नानू की दुकान का नंबर मिलाने लगी। अनारकली बाजार के अंदर दाखिल होकर यशार ने दुकान के सामने अपनी कार रोकी। रात के वक्त चूंकि बाजार में रश कम हो जाता था, इसलिए यशार ने अपनी कार पार्किंग एरिया में खड़ी करने के बजाय बाजार के अंदर ही ले आया था। नानू को दुकान से लाने और छोड़ने की ड्यूटी अब वो निभाने लगा था। बासिल और नानू के दरमियान सर्द जंग चल रही थी और यशार घर का माहौल खुशगवार रखने की हद दर्जा कोशिश कर रहा था। हस्बे मामूल आज भी वो नानू को लेने ही आया था, लेकिन आज का दिन आम साबित नहीं हुआ था। कार से निकलते और दुकान के दरवाजे के हैंडल को थामने तक वक्त के अंदर ही अंदर वो सख्त परेशानी में घिर चुका था। उसकी परेशानी की 2 वजूहात थी। एक तो वो बैनर जो दुकान के शटर के साथ आवेजा था, और दूसरा जिन्हें कार से निकलते वक्त वो शीशे की दीवार से परे फ़ोन पर किसी से बातें करते हुए और ज़ारो ज़ार रोते हुए देख रहा था। दरवाज़ा खोलकर यशार दुकान के अंदर दाखिल हुआ तो नानू उसे देखकर घबरा सी गई थी।
वो शायद फ़ोन बंद ही करने वाली थी। यशार को अपने सामने खड़ा पाकर उन्होंने यह काम जल्द ही कर लिया था। इंतहाई तेजी से यशार बकौर उन्हें देखता रहा। किसका फ़ोन था नानू? उसने पूछा। किसी का नहीं। नानू नजर चुरा गई थी। यशार की तशवीश मजीद बढ़ी। आप रो रही हैं? नानू ने कोई जवाब न दिया और दाएं बाएं न जाने क्या तलाश करने लगी। नहीं बताना चाहती? उसने ये कहकर फिर से पूछना चाहा। कहा ना, किसी खास का नहीं। उसकी फिक्रमंदी को नज़रअंदाज करके नानू ने काउंटर के दराज से दुकान की चाबियां निकाल ली। यशार खामोश हो गया। वो ज़बरदस्ती जवाब नहीं मांग सकता था। काउंटर से बाहर निकलकर नानू ने एक एक कर सारी बत्तियां बुझाई। कारखाने का दरवाज़ा बंद किया। फिर दुकान से निकलकर दुकान का दरवाज़ा भी लॉक करने लगी। तुम मत आया करो यशार मुझे लेने। सारा दिन क्लिनिक पर सर खपाते हो, फिर यहाँ आते हो। अगर वो नहीं आना चाहता तो कोई बात नहीं, मैं आ जाया करूँगी रिक्शे से। फिर से वही बात। कहा ना, मैं क्लिनिक में इतना भी नहीं थक जाता कि आपको लेने ना आ सकूं। और रही बात उसकी, तो ये आप दोनों का आपस का मामला है। वो पहले भी आपसे कई बार नाराज़ हो चुका है और आप उससे, यशार ने प्यार से कहा। इस दौरान वो फ़ोन वाली बात को बेमायने ख्याल करते हुए यकसर फरामोश कर चुका था। मैं तो नहीं हूँ नाराज़ उससे, वही ना जाने क्यों दूर हो गया है मुझसे। नानू की आंखें झिलमिलाई। इतनी उदास मत हो नानू, आप ही तो कहती हैं ना कि बासिल पहले काम खराब कर देता है, बाद में हंसकर दिखाता है, शर्मिंदा भी नहीं होता। जिंदगी झूठ का गुलदान नहीं यशार कि काम खराब हो गया तो दुरुस्त भी हो जाएगा। बल के उभारों के ऊपर अगले बल के उभार ना भी आए तो सिलसिला चलता रहेगा। अच्छा, तो फिर जिंदगी क्या है? उसने मसनूई मुस्कुराहट से पूछा। वो नानू का ध्यान बटाना चाहता था। शायद मोरपंख, नानू सोचते हुए बोली। बेक वक्त नाजुक भी, खुशनुमा भी और नज़र का धोखा भी, जिन्हें समेट कर रखने के लिए हर वक्त बड़ी एहतियात की ज़रूरत रहती है। नानू खला में देखने लगी थी। वो आपसे नाराज़ नहीं है, आप जानती हैं, सिर्फ गलतफहमी का शिकार है। बेलौस मोहब्बत में गलतफहमियाँ बिला वजह नहीं पनपती। धरती में पेवंद होता है तभी गलतफहमियाँ फसल उगती हैं। यशार खामोश हो गया। उसके पास नानू की बातों का जवाब नहीं था। चलते हैं नानू? हाँ ठीक है। दोनों कार में बैठने लगे। दुकान पर यह बैनर क्यों लगा है नानू? कार स्टार्ट करने से पहले यशार ने पूछा तो नानू खिड़की से बाहर देखने लगी। तुमने पढ़ तो लिया है यशार उसे? नानू ने बेचारगी से कहा। हाँ लेकिन, यशार पूछते पूछते दरमियान में ही खामोश हो गया। नानू के चेहरे से आया था कि वो इस मौजू पर गुफ्तगू ही नहीं करना चाहती। बासिल अब वक्तन फवक्तन हुमायूं मामू से बातचीत करता रहता था। घर में इतना सब कुछ हो गया था। हुमायूं मामू न सिर्फ दूर थे बल्कि हर चीज़ से बेखबर भी थे। उनका बाखबर होना भी बेकार था। वो भला क्या कर सकते थे? उन्होंने बासिल की सारी बात सुनी थी और वो फिर भी खामोश रहे थे। वो उन तमाम हालात पर किस तरह रद्द अमल जाहिर करें, उनकी समझ में आया था। इसके बावजूद बासिल जब जब उन्हें फ़ोन करता, वो बड़ी तवज्जो से उसकी बातें सुना करते थे। वो बेशक दूर थे, लेकिन उन्हें उस बात का बखूबी अंदाज़ा था कि बासिल के पास अपनी बात सुनाने के लिए उनके अलावा और कोई नहीं है। उस बातचीत के दौरान उन्होंने बासिल को आज ये मशवरा दिया था कि वो सब कराची शिफ्ट हो जाए। क्लिनिक और हैंडीक्राफ्ट दोनों काम कराची में भी किए जा सकते हैं और दोनों का स्कोप यकीनन कराची में ज़्यादा भी है। हुमायूं पहले भी बारहा यशार और बासिल को कराची शिफ्ट हो जाने का कहते रहे, जिस पर दोनों ने ही कभी संजीदगी से गौर नहीं किया था। लेकिन इस बार उनका ये मशवरा जैसे बासिल की ज़रूरत बन गया था। वो यहाँ से भाग जाना चाहता था। इस शहर ने उसे बेजार कर रख दिया था, या शायद किसी और ने। उसने उसी वक्त यशार से उस हवाले से बात की थी। ठीक है, अगर नानू को कोई एतराज़ ना हो तो मैं भी राज़ी हूँ। यशार ने रजामंदी दे दी थी। बासिल जिस ज़हनी कैफियत से गुजर रहा था उसे उसका बखूबी अंदाज़ा था। वो उन दिनों कम हंस रहा था, कम बोल रहा था, संजीदा हो गया था, जैसा यशार उसे कभी देखना चाहता था। वो काम भी जिम्मेदारी से करने लगा था। क्लिनिक में वक्त की पाबंदी से आता जाता था। फिर भी न जाने क्यों यशार उसे अपनी मतलूबा डिमांड के मुताबिक देखकर भी खुश नहीं हो सका था। वो खुद भी बासिल की तरह उन दिनों अजीब तरह के हालात से गुजर रहा था। बासिल ने जिमल को घर से निकाल दिया था। इस बात को 7 माह का तवील अरसा गुजर चुका था और वह अभी तक उस हवाले से अपना रद्द अमल तय ही नहीं कर पाया रहा था। कभी वो बासिल पर गुस्सा होना चाहता था, कभी वो उस बात को बासिल से ही वास्ता समझता। वो जिमल के दिफा में बोलना चाहता था, नानू की निस्बत से और अपनी निस्बत से भी। कुछ हकीकत अगरचे नहीं थी,
लेकिन पुरानी जड़ों की तरह बहुत मजबूत थी। वो चाहता था कि बासिल उससे बात करे, जिमल के हवाले से। जो कुछ हुआ उससे मुतालिक बासिल ने यशार से कोई बात नहीं की थी। जवाबन बासिल की हालत के पेश नज़र यशार ने भी उस मौजू पर बात करना मुनासिब नहीं समझा था। मैं आज ही नानू से बात करूंगा, बासिल कहकर जाने लगा। हाँ, वैसे भी नानू निगार खाना बेच रही हैं, यशार ने बासिल को बताया और ऑफिस से बाहर निकलते उसके कदम रुक गए। क्या नानू निगार खाना बेच रही हैं? हाँ, लेकिन क्यों? पता नहीं, तुम नानू से ही पूछ लेना। नानू ऐसा कैसे कर सकती हैं? निगार खाने का नाम अम्मी के नाम पर है और नानू को इख्तियार नहीं है कि वह उसे बेच दे। बासिल की बात सुनकर यशार को धचका लगा था। उसने बासिल को इसलिए आगाह किया था कि शायद ये सुनकर नानू के हवाले से अपने रवैये में लचक लाए, लेकिन बासिल का रवैया उसके सोच के बिल्कुल उलट साबित हुआ था। वो नानू को और खिलाफ हो गया था। यशार को अपनी बात पर पछतावा हुआ था। अब न जाने मजीद क्या होने वाला था। निगार खाने का नाम नानू नहीं रखा था, तुमने या मैंने नहीं, यशार ने उसे जताया। बासिल सर झटकता हुआ बाहर निकल गया। घर आते वक्त उसका रुख अनारकली की तरफ मोड़ लिया था। यशार ठीक कह रहा था। दुकान के बाहर बराए फरोख्त का बैनर लटक रहा था। तभी नानू भी बाहर निकली थी। उन्होंने बासिल की कार को नहीं देखा और पैदल चलते हुए बाजार के इख्तिताम तक पहुंचकर रिक्शा रोकने लगी। वो शायद आज घर जल्दी जा रही थी। बासिल उनके पीछे पीछे था, लेकिन उसने उन्हें नहीं पुकारा। थोड़ी देर बाद जब वो घर वापस आया तो उसे ये देखकर हैरत हुई थी कि नानू अभी तक घर नहीं आई थी, और उससे भी ज़्यादा हैरत उसे रात में हुई थी जब नानू यशार के साथ ही घर वापस लौटी। बात इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन बासिल को नानू की सरगर्मी मशकूक सी लगी थी। बदलता मौसम सरगर्म के रागों की तरह आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ रहा था। दोपहर तीव्र सी गर्म थी और रातें ख्वाबनाक सर्द। नानू पर मौसम का कोई अच्छा या बुरा असर न था। जो मौसम घर पर अपने पंजे गाड़े बैठा था, उसने उन्हें बाहर के मौसम को महसूस करने के काबिल नहीं छोड़ा था। अपने कमरे में बैठी वो धुले हुए कपड़े तय कर रही थी जब कमरे के दरवाजे पर कोई आकर खड़ा हो गया था। नानू ने सर उठाकर देखा। वो निगार थी। निगार, नानू ने खुशी से पुकारा और अपनी जगह से उठी। अंदर आओ ना, इधर बैठो। निगार आहिस्ते से चलती हुई अंदर आई। बैठो ना यहाँ, नानू ने कहा। निगार उनके बेड पर बैठ गई और दाएं बाएं देखने लगी। कुछ कहना चाहती हो? नानू खुद भी बेड पर उसके करीब बैठ गई। उन्होंने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। आप निगार खाना बेच रही हैं? निगार ने पूछा। नानू एक लम्हे को घबरा गई। हाँ, फर्श को देखते हुए उन्होंने सच बता दिया था। वो भला झूठ कैसे बोल सकती थी? आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं अब निगार खाने को नहीं संभाल सकती। निगार, आप खुद को सजा दे रही हैं। खुदा की सजा खत्म होगी तो खुद को सजा देना शुरू करूंगी। मत करें ऐसा, मैं थक चुकी हूँ निगार। मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है। मैंने ही उसे अरूस पर पहुँचाया और अब उसके जवाल के जिम्मेदार भी मैं ही होंगी। मुझसे अब कोई काम नहीं होता। मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया है। मैं सब कुछ भूलने लगी हूँ और मैं इस सज़ा के खिलाफ अपील नहीं कर सकती। नानू कहकर चुप हुई, फिर धीरे धीरे आंसू बहाने लगी। निगार को मजीद कुछ कहना चाहिए था। क्या कहना चाहिए था उसकी समझ में न आया। वो रोती हुई नानू को देखती रही। जिस काम को किसी वक्त में उन्होंने बहुत लगन से शुरू किया था, आज रोते हुए उसका इख्तिताम कर रही थी। बाज़ औक़ात हमारे वजूद का सामना उन हवाओं से होता है जिनमें बर्छियाँ, कटारियाँ और दरांतियाँ पिरोई हुई होती हैं। ये हवाएं हमारे वजूद को कोई गज़न नहीं पहुँचाती, लेकिन हमारे मन को ज़ख्मी कर देती हैं। वो चीज़ें जिनसे कुछ अरसा पहले तक हमें मोहब्बत होती है, फिर उन्हीं से खौफ आने लगता है। नानू को भी ऐसा ही खौफ लाहक हो गया था निगार खाना की बर्बादी का। उनकी नज़रों में अब ये बर्बादी होकर ही रहनी थी, ख्वाह उनके हाथों होती या निगार खाना को बेचकर। लेकिन निगार खाना बिकने से पहले ही उनके पास सिमल का फ़ोन आ गया, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस दिन शाम को बासिल जल्दी घर आ गया था। वो थका थका सा नजर आ रहा था, इसलिए यशार ने ही कहा था कि वो घर चला जाए। क्लिनिक समेत पूरी दुनिया में उसका दिल नहीं लग रहा था। वो कोहलू की बेल की तरह तयशुदा औकात बसर कर रहा था। वो आज नानू से ही बात करना चाहता था कि अब उन्हें जल्द ही कराची शिफ्ट हो जाना चाहिए। पिछले एक हफ्ते से यह बात करने वाला मामला भी लटका हुआ था। नानू आज दुकान पर नहीं गई थी। उन्होंने छुट्टी की थी और शायद इस वक्त
वो अपने कमरे में थी। ये सोचकर वो नानू के कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन उनके कमरे तक पहुंचने से पहले ड्राइंग रूम के दरवाजे पर ही उसके कदम रुक गए थे। अंदर से आती वो निस्वानी आवाज़ों ने उसके कदमों को जकड़ लिया था। एक आवाज़ नानू की थी और दूसरी, वो उस आवाज़ को इतनी जल्दी फरामोश नहीं कर सकता था। वो बाहर ही खड़ा रह गया। थोड़ी देर बाद जिमल निकली। दरवाजे पर उसे खड़ा देखकर वो चौंकी और साकित रह गई। बासिल ने अपनी नजरें चुराने की कोशिश न की और न उस पर से हटाई। शाम जिसमें हल्की आंच की रमक थी, अचानक से उसमें तेज आंच का उबाल आ गया था। उन दोनों के दरमियान से निकलकर अंधेरा बाहर हर सू छा गया था। गैर इरादी तौर पर ही सही, दोनों एक दूसरे के इतने करीब हो चुके थे कि एक दूसरे की सांसों की आवाज़ को गहराई से महसूस कर सकते थे। वो लम्हा बड़ा तवील था और उस लम्हे में मासी के किसी सुनहरी लम्हे की खुशबू थी। जिमल की आंखों में कोई सवाल नहीं था, कोई मुतालबा नहीं था। वो ठोस मिट्टी की तरह बेतासुर थी। फिर भी उस लम्हे के इख्तिताम तक पहुँचते पहुँचते उसकी आंखों की नमी अंधेरे में चमकी, और इससे पहले कि वो अपनी ज़ात के मज़ीद भेद बासिल पर अश्कार करती, बिना कुछ बोले वो खामोशी से बाहर निकल गई। बासिल बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा। जिमल यहाँ क्या करने आई थी? उसे उस सवाल का जवाब शिद्दत से चाहिए था। उसने चाहा कि वह उस बात को गुस्से से सोचे, जिमल के यहाँ आने पर अपनी बरहमी का इजहार करे, लेकिन वो ऐसा ना कर सका। खुद को हर दर्जे नॉर्मल रखते हुए वो ड्राइंग रूम के अंदर दाखिल हुआ और एक बार फिर से टूट कर रह गया। नानू रो रही थी। बासिल को दरवाजे में खड़ा देखकर उन्होंने जल्दी जल्दी चादर से अपने आंसू साफ किए, जैसे बासिल ने उन्हें कोई चोरी करते हुए पकड़ लिया हो। वो डर गई थी। दरवाजे में खड़ा वो उन्हें गजबनाक नजरों से देख रहा था। आ गए बासिल तुम? नानू ने बमुश्किल मुस्कुराते हुए पूछा। बासिल को मजीद गुस्सा आया। फीकी मुस्कुराहट और हमेशा का रटा रटाया जुमला, आ गए बासिल। नानू के पास इसके खुश आमदीद कहने के लिए सिर्फ यही बचा था। फरेबी जज्बे और अपने असल खजाने वो जिमल के आमद पर खर्च कर रही थी। नानू का उठकर उसके करीब से गुजरते हुए बाहर जाना मुश्किल हो गया। नानू जानती थी वो आजकल उनकी मोहब्बत को खूब तोल रहा है। ठीक है, वो नानू की कुछ लगती है और नानू को उससे कभी कभी मिल लेना चाहिए। अपने कमरे में आकर मुंह पर पानी के छपाके मारते हुए बासिल सोचने लगा था, जिमल यहाँ है पाकिस्तान में। ये बात उसके जहन से निकल नहीं पा रही थी। उसका काम भी उसकी तरह इंतशार का शिकार होने लगा था। झुंझलाते हुए वो उठा और उसने खिड़की के ब्लाइंड्स उठा दिए। बाहर की तेज धूप अंदर आकर उसकी आंखों में चुभी। ठीक 1 साल पहले यशार ने यहाँ पर उसे अपना आईडी हैक करते हुए पकड़ लिया था। तब उसे जिमल तक रसाई हासिल करने की किस कदर चाहती और कैसा अजीब इत्तेफाक हुआ था कि वो खुद ही यहाँ आ गई थी। तुम उसे एयरपोर्ट से पिक करके किसी अच्छे से होटल में छोड़ आना। उसके लिए ये जगह, ये शहर बिल्कुल नया है। उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यशार ने उसे ताकीद की थी। उसने ऐसा ही किया था। उसने कोई परेशानी उसके करीब नहीं आने दी थी और अब खुद परेशान होकर बैठा था। एक एक कर उसे सब कुछ याद आने लगा, या वो उन्हें खुद याद करने लगा। आप उसे यहाँ रख ले नानू, हमारे घर वो हम सबके साथ रह लेगी। और नानू ने उसकी बात मान ली थी। याद करके उसे हंसी आई, फिर अपनी हंसी पर गुस्सा। काश नानू उसकी बात ना मानती, इनकार कर दिया होता। खुद भी तो टूट गई है अब। वो किसको दोष देती होंगी? शायद बासिल को। टेबल पर पड़ा यशार का मोबाइल एकदम बजा तो उसके ख्यालात की धुंध खुद ब खुद छटी। ब्लाइंड्स दोबारा गिराकर वो टेबल तक आया। घर के नंबर से नानू की कॉल आ रही थी। बासिल ने रिसीव करना चाहिए, लेकिन फिर ये सोचकर मोबाइल वापस रख दिया कि नानू को यशार से ही कोई काम होगा। अगर उन्हें मुझसे कोई बात करनी होती तो वो मेरे नंबर पर कॉल कर लेंगी। पिछले काफ़ी महीनों से जो सर्द मेरी दोनों के माबेन चल रही थी वो अभी ख़त्म नहीं हुई थी, कम अज़ कम बासिल की तरफ से। मोबाइल बंद होकर फिर से बजने लगा। यशार ऑफिस के अंदर आया तो उसने फ़ोन रिसीव किया। जी नानू। यशार। नरमी मगर उजलत से उसका नाम पुकारा गया था और ये आवाज़ नानू की नहीं थी। घर आओ जल्दी, बासिल को भी ले आना। यशार के चेहरे का रंग बदल गया। क्या हुआ? क्या कह रही है नानू? बासिल ने बज़ाहिर गैर दिलचस्पी से पूछा, जबकि हकीकतन उसकी सारी तवज्जो यशार की तरफ थी। नानू नहीं, अम्मी की कॉल थी। उसने बासिल को बताया। उन्होंने फ़ौरन बुलाया है। दोनों के चेहरे हैरत और परेशानी से सुर्ख हो गए। निगार मेरी बेटी, यशार, बासिल मेरे बच्चों, मुझे माफ़ कर देना।
अलविदाई मुलाकात करने का मुझ में हौसला नहीं था, इसलिए खत लिख रही हूँ। याद करने लगूँ तो ये जैसे कल की ही बात लगती है, लेकिन इस बात को 28 साल गुजर चुके हैं जब मैं इस घर में आई थी निगाह से माफ़ी मांगने के लिए, और फिर यहीं रुक गई थी कफ़ारा अदा करने के लिए। एक बेटे की तरबियत मुझसे गलत हो गई थी। इसकी तरबियत में मैंने बड़ी कोताहियाँ बरती थी। मुझे उसका असाला करना था, लेकिन असाला करने के लिए न जाने कितनी ज़िंदगियाँ दरकार थी और मेरे पास वक्त कम था, इसलिए न असाला हो सका न कफ़ारा ही अदा हो सका। मैंने खुदा से सब्र मांगा, मुझे सब्र दे दिया गया। हिम्मत मांगी, हिम्मत दी गई। काश मैं खराज की कबूलियत भी मांग लेती, खुद पर इतना साम न करती कि ये काम खुदा की रज़ा के बगैर मुमकिन हो जाएगा। मैंने सोचा था कि 2 बेटों के तरबियत करके एक गलती को दुरुस्त कर लूँगी, लेकिन इस घर ने जहाँ सगीर रब्बानी जैसे दरवेश इंसान का साया शफकत था, मुझसे ये काम भी न लिया। ये उनके ज़ात का वसफ़ ही था जो उस घराने ने मेरा कोई एहसास लेना गवारा न किया और जिसने मुझे भी बदल दिया। मैं गुलनाब आलम से नानू बन गई, एक आज़ाद ख्याल औरत से अल्लाह की हदूद की पहचान रखने वाली औरत। ये कर्ज रोज़े क़यामत तक अदा नहीं होने वाला। निगार को मेरी ज़रूरत ना थी, उसके पास बेशुमार कीमती असासा था। सगीर रब्बानी की बातें, उनकी यादें और उनके फ़लसफ़े, वो उस असासे के सहारे जी सकती थी। फिर भी उसने मुझे उस घर में रहने के लिए जगह दी। यशार और बासिल को एक मुलाज़िमा की हैसियत से मैंने गोद में उठाया, लेकिन फिर न जाने कब उनका खून मेरे रगों में दौड़ने लगा। मेरी जान दोनों में मुंतकिल हो गई। रिश्ते सिर्फ सगे या खूनी नहीं होते। मैंने जाना रिश्ते तो नोकीले पत्थरों की तरह होते हैं, जो उन्हें तराशता है वो उनके हो जाते हैं। फिर उन्हें खुद से जुदा करके भी इंसान उनसे जुदा नहीं हो पाता। ये सबसे अज़ियतनाक मरहला होता है। आज मैं उस अज़ियत से गुजर रही हूँ। इन 28 सालों में अनगिनत पैगाम निगार ने बांधे, बरगद की जटाओं से शिकवों के, और इतने ही पैगाम मैंने बांधे खुदा की बारगाह में अपने बेटे की मग़फ़िरत के। खुदा जाने उन पैगामात की कबूलियत हुई या नहीं। मेरे गुनाहों की आग शायद बुझ तो चुकी है, पर उसमें अभी भी तपिश बाकी है। उस तपिश को ठंडा करने के लिए मुझे मज़ीद रियासत की ज़रूरत है। 28 साल मैं अपने खून से बेखबर रही, अब उसकी मौत के बाद नहीं रह सकती। उस खून का एक नन्हा कतरा तन्हा है, जिमल। अब उसे मेरी ज़रूरत है, मुझे उसके पास जाना है। मुझे डर है हादसात और उन दुखों की वजह से वो निगार बन जाएगी या ज़ियान। मेरे लिए दोनों वजूद तकलीफ़ दे रहे हैं। एक निगार गम की वजह से दीवानी हुई, एक ज़ियान तन्हाई के बास मर गया। मैं जिमल के लिए ऐसा कुछ नहीं चाहती, इसलिए मैं उसके साथ जा रही हूँ। 28 साल पहले बिना इजाज़त उस घर में आई थी, आज 28 साल बाद बिना इजाज़त जा रही हूँ, बगैर माफ़ी लिए, बगैर कफ़ारा अदा किए। ये काम ऊँट की हड्डी पर नक्श उभारने जैसा था। मैं इसमें कामयाब ना हो सकी। अपनी नाकामी पर मुझे आखिरी सांस तक मलाल रहेगा। निगार खाना शुरू से ही निगार का नाम था। ये घर यशार और बासिल के दुकान की चाबियाँ खत के साथ पड़ी हैं। एक फ़ाइल भी है जिसमें तमाम ज़रूरी कागजात हैं, बैंक में मौजूद रकम और दुकान के माल की तफसीलात भी दर्ज है। रजिस्टर में कारीगर की उजरत का रिकॉर्ड भी है। इस घर से कोई भी चीज़ लेकर नहीं जा रही। मेरे हाथ खाली हैं, दिल भरा हुआ है तुम सब की यादों से। निगार, मेरी बेटी, यशार, बासिल, मेरे बच्चों, मुझे माफ़ करना। सालों तुम्हें अपना बनाए रखा और आखिर में मैं खुदगर्ज हो गई। इस खुदगर्जी को मेरी मजबूरी समझकर मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारी नानू। यशार ने ऊँची आवाज़ में खत पढ़ा, जिसे बासिल ने आसानी से सुन लिया। अल्फाज असर रखते हैं। उसे इस चीज़ का अदराक था, लेकिन अल्फाज सांसें बंद कर देते हैं। ये जानलेवा सच्चाई आज उस पर अश्कार हुई थी। वो धप से बेड पर गिरा था। यशार सारा खत पढ़ लेने के बाद भी उसे छोड़ ना सका और निगार बेतासुर चेहरा लिए सामने देखती रही। खत की इबारत उसके लिए नई नहीं थी। यशार बासिल के आने से पहले वो ये खत पढ़ चुकी थी। तीनों अपनी अपनी जगह सोच के एक ही नुक्ते पर ठहर गए थे। समुंदर के माहिर माही गिर भी जहाँ अजीम में जाने से डरते हैं, वो तो फिर आम इंसान थे। जिस जहाँ अजीम में नानू उन्हें छोड़कर चली गई थी, वो उस करताब से भला कैसे न डरते। किसी के कुछ समझ में न आया वो क्या बोले, एक दूसरे से और खुद से।
सब ऐसे बैठे रहे जैसे इस घर में अभी अभी कोई नकबजनी की वारदात हुई हो, और नकबजन ने तो घर के शीशे तोड़े हों और ना ही कोई माल असबाब चुराया हो, बल्कि इंतहाई महारत से दीवारों की बुनियादों को खींच लिया हो। और अब दीवारों की ईंट का हर जर्रा हवा के तेज झोंके से खौफ खा रहा था। बड़ी देर खामोशी के बाद कमरे में एक घुटी घुटी सी सिसकी की आवाज़ गूंजी। याशार ने सर उठाकर देखा, वो बासिल की आवाज़ थी। उसे उस आवाज़ पर बेसाख्ता ही हैरत हुई थी। अब क्यों रो रहे हो बासिल? ये सब तुम्हारी वजह से तो हुआ है। याशार ने नर्म आवाज़ से बासिल को उसका जुर्म बताया। बासिल ने गर्दन मोड़कर याशार को देखा। मेरी वजह से? रुंधी आवाज़ के साथ उसने बेयकीनी से पूछा। जिस शख्स की बेटी तुम्हारे लिए काबिल कबूल नहीं थी, फिर उसकी माँ के जाने पर अफसरदगी क्यों? वो याशार की बात समझ गया। उससे कोई जवाब न दिया गया। उसने अपना सर झुका लिया। याशार खुद भी कुर्सी पर बैठ गया। वो खुद को ऐसे देख रहा था जैसे उसमें से नानू की शक्ल तलाश कर रहा हो या उन्हें पुकारना चाहता हो। और निगार, क्या उसने आज भी पूरे दिन सामने ही देखते रहना था? नानू इस तरह कैसे कर सकती हैं? वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? हमें छोड़कर कैसे जा सकती हैं? बासिल बड़बड़ाया। उसके तीनों सवालों के जवाब दोनों में से किसी के पास नहीं थे। नानू को तलाश करते हैं याशार। वो जमल के साथ अभी यहीं कहीं किसी होटल वगैरह में ही होंगी। बासिल ने थोड़े वक्फे के बाद कहा था। क्या फ़ायदा उन्हें तलाश करने का? ये क्या कह रहे हो याशार? ठीक कह रहा हूँ। वो मिल भी गई तो हमें ये कुछ सुनना पड़ेगा। जो वो खत में लिख कर गई हैं, बेहतर है कि उन्हें परेशान ना किया जाए। वो फैसला कर गई हैं इस घर से। उनके फैसले का एहतराम करो। उनके बरसों की रियासत का कुछ सिला तो दो उन्हें। आखिरी जुमले में तंज था। तुम ये सब इसलिए कह रहे हो ना कि तुम्हें मुझ पर गुस्सा है? हाँ, मुझे तुम पर गुस्सा है, याशार तेज लहजे में बोला। और अब मैं तुम्हारा रवैया समझ नहीं पा रहा। तुम मुझे क्यों कसूरवार ठहरा रहे हो? क्या तुम नहीं हो? मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैंने जिमल को इस घर से जाने के लिए कहा। चलो, तुमने अपनी गलती तो तस्लीम की। हाँ, मैं गुस्से में था। मुझे जो समझ में आया मैंने वही किया, बासिल ने चिल्लाते हुए बेचारगी से कहा था। महीनों बाद उसने आज बात की थी और याशार को अपने छोटे भाई पर बेतहाशा प्यार आया था। वो एकदम से नरम पड़ा था। मैं तुम्हारी कैफियत समझ सकता हूँ बासिल, लेकिन जो कुछ हुआ उसमें बेचारी जिमल की तो कोई गलती नहीं थी। काश तुम उसे नानू के एहतराम में ही माफ़ कर देते। मैंने ये भी सोचा था, लेकिन मुझसे नहीं हो सका। मैं क्या करता फिर? वो पूछने लगा। याशार के पास उस बात का कोई जवाब नहीं था। दोनों फिर से खामोश हो गए थे। खामोशी के उस वक्फे के गुजर जाने के बाद निगार की आवाज़ आई। नानू को इस घर में वापस लाओ याशार। याशार ने अपनी माँ की तरफ देखा। उन्हें इस घर में वापस लाओ। निगार ने फिर से अपनी बात दोहराई। वो खला में जैसे कुछ गैर मरी शय को देख रही थी और अब तो याशार को ये काम जैसे हर सूरत करना ही था। सेल फोन निकालकर उसने बासिल से पूछकर उस होटल का नंबर मिलाया जहां जिमल ने पहली बार पाकिस्तान आने के बाद क़याम किया था। उसका अंदाज़ा दुरुस्त था। जिमल ने इस बार भी वही क़याम किया था, पर अब वो वहाँ मौजूद नहीं थी। मिस जिमल ज़ियान आलम चेकआउट कर चुकी हैं। कितनी देर पहले? सुबह 9 बजे। दूसरी कॉल याशार ने एयरपोर्ट इंक्वायरी पर की। फ्रांस के मुसाफिरों के लिए अगली फ़्लाइट 4 घंटे बाद की है। उसने बताया कि इस फ्लाइट में गुलाब आलम और जिमल ज़ियान आलम के नाम की सीटें भी कंफर्म हैं। उसने पूछा। जवाबन उसे इंतज़ार करने का कहा गया। याशार को यह इंतज़ार अपनी ज़िंदगी का सबसे तवील तरीन इंतज़ार महसूस हुआ था। जी, ये दोनों नाम भी शामिल हैं। चंद लम्हों बाद उसी आवाज़ आई थी और याशार के हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा। एयरपोर्ट ज़्यादा दूर नहीं था। फासला भी चंद ही मिनट की मुसाफत का था। फिर भी याशार बड़ी उजलत में गाड़ी चला रहा था। उसे खुद पर काबू रखना बहुत मुश्किल लग रहा था। वो खुद को पुरसकून नहीं कर पा रहा था। वक्फे से वो कभी कभी बैक व्यू मिरर से बासिल को भी देख लेता। उसके देखने में कोई तासुर वाज़ेह नहीं था। फिर भी याशार के इस तरह बार बार देखने ने बासिल को इस सारी सूरत हाल का मुजरिम बना दिया था। यह बात किसी हद तक तो दुरुस्त थी, लेकिन नानू के इस इक़दाम पर वो न सिर्फ गुंग रह गया था, बल्कि उसे दुख भी हुआ था। उन्होंने सबसे पोशीदा रखा था कि वो जा रही हैं। वो ऐसी गुप्त, ऐसी पुरइसरार तो नहीं थी, या वो ऐसी ही थी। जिमल के 2 दिन पहले उस घर में आने की वजह उसे अब पता चल चुकी थी। वो नानू को अपने साथ ले जाने के लिए ही आई थी। मुमकिन है ये सब बहुत पहले ही तय पा गया होगा। यकीनन ये कार्रवाई पिछले कई हफ्तों से की जा रही थी
और आज आखिरकार जाने का दिन आ गया था। गाड़ी एयरपोर्ट की तरफ गामजन थी और बासिल के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। वो नानू से क्या कहेगा कि वो रुक जाए, ना जाए? वो उन्हें क्या कहकर रोकेगा या उन पर चीखेगा, चिल्लाएगा? अगर उसने नानू के पास उनके उस फैसले के अलावा और कोई रास्ता नहीं छोड़ा था तो बदले में नानू ने भी ऐसा ही किया था उसके साथ और बाकी सबके साथ। वो वापसी के रास्ते बंद कर चुकी थी। उन तक जाने वाले तमाम रास्ते सुरंगें बन गए थे। बासिल को कुछ नजर नहीं आ रहा था। गाड़ी वापस मोड़ लो यशार। एयरपोर्ट की इमारत नजर आने लगी थी जब निगार ने आहिस्तेगी से कहा, क्या? यशार ने हैरत से पूछा। उसे लगा उसे सुनने में कोई गलती हुई हो। गाड़ी वापस मोड़ लो कब्रिस्तान की तरफ, वो उसी नरमी से गोया हुई। इस बार यशार ने मजीद कोई सवाल न पूछा था और गाड़ी का रुख कब्रिस्तान की तरफ मोड़ लिया था। अपने नाजुक हाथों से डेड की कब्र को फूलों से ढकते हुए जिमल रोने लगी थी। सुर्ख फूल गीले मिट्टी पर पड़े थे और उसकी आंखों की नमी उसके सुर्ख गालों पर बह निकली थी। उस कब्र को वो आखिरी बार देख रही थी। उस कब्र की याद या तस्वीर को वो अपने साथ लेकर जाने वाली नहीं थी। फ्रांस वाले घर में डेड अभी जिंदा थे। वो वहाँ उसे चलते फिरते हुए नजर आते थे, गुस्सा करते हुए, उस पर बिगड़ते हुए, चीजें तोड़ते हुए। वो उसकी लाशऊर में जिस हाल में जिंदा थे वो हालत हर हाल में उस हकीकत से बहुत बेहतर थी। यहाँ से उनकी कब्र के तस्वुर को उस घर में ले जाकर वो उन्हें फिर से मारना नहीं चाहती थी। तमाम फूल खत्म हो गए थे तो नरम घास पर वो नानू के करीब बैठ गई। ये पिछले काफी महीनों की थकन थी या आने वाले सफर की। वो नानू के कंधे पर सर रखकर ढह सी गई थी। नानू ने उसका गाल थपथपाया। खुद उनके गाल थपथपाने वाला कोई नहीं था। वो जिमल के आंसू तो साफ कर रही थी, उसे चुप हो जाने की तलकीन तो कर रही थी, लेकिन खुद को नहीं। उन्होंने अपने बहते आंसुओं को बहने दिया। उन आंसुओं में कहीं फरेब भी था। नानू जानती थी वो अपने बेटे के लिए सच्चे आंसू नहीं बहा रही थी। उस एहसास ने उन्हें जख्मी कर दिया था। वो किसकी कब्र पर बैठी रो रही थी? बेटे की पुरानी यादों की, पिछले 28 सालों की, या अपने फैसले की? उन्हें इल्म था अंदर ही अंदर ये आंसू निगार, यशार, बासिल और निगार खाना के लिए बह रहे थे। जुदाइयों के फैसले मुश्किल से हो या आसानी से, उन पर अमल यकीनन इंसान को आधा मार देता है। वो जान गई थी कि वो जान करने के लम्हों से गुजर रही थी। जिमल ने उन्हें चंद हफ्ते पहले फ्रांस से कॉल की थी। आधे घंटे की गुफ्तगू में वो ज़्यादातर वक्त रोती रही थी। उसने उन्हें याद दिलाया था या एहसास दिलाया था कि वो उनके सगे बेटे की बेटी हैं, उनका खून है। मुझे अब किसी अपने की ज़रूरत है, वो रोते रोते बस यही कह जा रही थी। उन्हें जियान की बात भी याद थी जो उसने मरने से पहले उनसे की थी। वादा करें मेरे मरने के बाद आप जिमल का ख्याल रखेंगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने निगार कर रखा, अपनी बेटी समझकर। उसने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा था। लेकिन अब मुश्किल ये थी कि वो दोनों बेटियों का ख्याल एक साथ नहीं रख सकती थी। वो रात नानू पर बहुत भारी गुजरी। पुरानी खिड़कियों के रंगीन शीशों वाले पट सारी रात आपस में टकराते रहे थे, दरवाजे बजते रहे थे और बेल पौधे चिंगारते रहे थे। सुबह होने तक मतला साफ था। नानू फैसला कर चुकी थी कि वो अब सिमल के साथ रहेंगी। वो बासिल से उस मामले पर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहती थी। वो अपनी ज़िंदगी के अहम फैसले किसी दबाव के ज़ेरे असर ना करें। नानू ऐसा ही चाहती थी। और फिर उस सब के बाद उनके पास सिर्फ एक ही हल बचता था। उन्होंने उसे किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लिया। वो जियान की मौत के बाद भी उससे दूर नहीं रहना चाहती थी। जिमल की खातिर आज वो उस घर से निकल आई थी जहां उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 28 साल गुजार दिए थे। उठो जिमल, हमें देर हो रही है, उन्होंने जिमल से कहा। जिमल अपनी जगह से हिल सकी, ना खुद को नानी उठा सकी। वो वहाँ से निकल तो आई थी लेकिन अब यहाँ से जा नहीं पा रही थी। उन्हें लगा जियान के साथ साथ आज यहाँ एक कब्र उनकी भी बन जाएगी। उनका ज़िंदगी भर का खौफ रहेगा नहीं गया था कि जो ही उनका घोंसला मुकम्मल होगा कोई दूसरा उस पर काबिज हो जाएगा या उनके बच्चों को उनसे छीन लेगा। और अब ऐसा हो गया था, लेकिन मुख्तलिफ अंदाज से। दूसरा कोई काबिज नहीं हुआ था, ना ही उनके बच्चों को उनसे छीना गया था। उस घोंसले को उन्होंने खुद ही हाथ मारकर गिरा दिया था। चांदी की शीट का 10,000 पत्तों वाला खाका मुकम्मल नहीं हो सका था। शीट बर्बाद हो गई थी। लैंप जैसे रोशन होने से पहले ही बुझ गया था। औजार की धार अपने हदूद से बाहर निकल गई थी, इतनी कि जड़ें ही कट चुकी थी।
यशार और बासिल उनके रूह थे और अब वो बेरूसी होकर बैठी थी। बस करो जिमल, चलो चलते हैं, उन्होंने फिर जिमल से कहा, या शायद खुद से। जिमल ने बहते आंसू खुश्क की और खुद पर जब्त किया और उठ गई। सहारा देकर उसने फिर नानू को उठाया, जिन्हें उठाने के लिए आज हजारों हाथों की जरूरत थी। एक आखिरी बार कब्र को देखते हुए नानू मुड़ी और फिर एक कदम भी मजीद आगे न बढ़ा सकी। वो यकीनन यशार था जो आज तेजी से चलता हुआ उनके नजदीक आ रहा था और उसकी आंखों में आज क्या कुछ नहीं था। उसके पीछे बासिल था और सबसे आखिर में निगार। 30 साल बाद वो आज अपने घर से बाहर निकली थी। नानू जानती थी सारी फिजा उसके लिए अजनबी थी। धूप की ऐसी तेजी की उसके जिस्म को आदत नहीं थी। ऐसी खुली हवा कहीं उसकी सांसों को दम ही न घोट दे। नानू को वसवसों ने आन घेरा था। वो चल भी ऐसा रही थी जैसे कदम कदम पर ठोकरों का सामना कर रही हो। नानू को बेइख्तियार ही रोना आ गया था। वो क्या कर रही थी, क्यों कर रही थी? अल्लाह अब उनसे क्या चाहता था, वो खुद से क्या चाहती थी? पहले यशार उन तक पहुंचा था, उसकी आंखों के बाद अब उसके चेहरे की खफगी भी नानू को नजर आ गई थी। वो कैसे ना घबराती? यशार को नानू से क्या कहना था, उसे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा था। कब्रिस्तान के दरवाजे से यहाँ तक आते आते वो पहली बात सोच चुका था। उसने अपनी बात कहने से पहले नानू की हालत पर तवज्जो देना भी ज़रूरी न समझा। नानू ने उनके साथ गलत किया था। उसके साथ साथ बासिल की जहन में भी यही बात समाई हुई थी। बेकार चीज़ों को तराशते तराशते उनमें जान डालते डालते आपने जानदार चीज़ों की जान निकालने का फन कहाँ से सीख लिया नानू? वो बोला और नानू का दिल कट कर रह गया। ऐसा भयानक शिकवा। जिमल नजरें झुकाए खड़ी रही। इतना बड़ा फैसला कर लिया आपने और हमें बताने का लायक भी न समझा? वो पूछ नहीं रहा था, शर्मिंदा कर रहा था। नानू के पास आंसुओं के अलावा उसके बाद का कोई जवाब नहीं था। चंद लम्हों में बासिल भी वहीं पहुंच गया था। नानू ने खुद को मजबूत करने के सारे हरबे आजमा लिए थे। उसके अल्फाज यकीनन यशार के लफ्जों से कई गुना ज्यादा तेजधार साबित होने वाले थे। नानू का अंदाजा गलत ना निकला, हालांकि दिल ही दिल में वो उस गुमान के गलत हो जाने के लिए दुआ गो थी। बासिल चंद लम्हे तो नानू को देखता रहा, फिर बड़े तहम्मुल से उसने बात का आगाज किया। छोड़कर जा रही थी तो खत लिखने की क्या जरूरत थी नानू? आप चली जाती बिना बताए, जैसे अपने बेटे को छोड़कर चली गई थी। हम भी कुछ अरसा आपको तलाश करते फिरते फिर सब्र कर कर बैठ जाते। उसने चोट की और क्या खूब चोट की। नानू टूट कर रह गई थी। झूठ की रूह से भी वाकफियत रखती थी ना आप, उससे भी रिश्ता कायम कर लेती थी, तो इस रिश्ते की आपकी नज़र में इतनी भी अहमियत नहीं थी? वो पूछ रहा था। यशार की तरह नानू उसे सिर्फ आंसू का जवाब नहीं दे सकती थी और न बोलते बोलते वो आज चुप होने वाला था। दरअसल आपका सारा का सारा प्यार एक धोखा था। आपकी बातें सिर्फ बातें थीं, आपके फलसफे खोखले थे। तमाम उम्र आपने अपने बेटे को याद करती रही थी। हम दोनों में अपना बेटा तलाश करती रही। उसे समझकर आप हमें प्यार करती रही। हमारे चेहरों में उसका अक्स देखकर फैज़ेबाब होती रही है ना आप? बासिल बोलता चला गया। नानू उसकी सोच पर तड़प कर रह गई थी। ऐसी बात ना करो बासिल, खुदा के लिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। इतना बड़ा इल्ज़ाम न लगाओ मुझ पर। तुम दोनों से मैंने सच्चा प्यार किया है, तुम्हारा खून। बस कर दे नानू, अगर ये हकीकत है तो आप इस तरह से ना करती, फिर हमें छोड़कर जाना आपके लिए नामुमकिन होता। आपको सिर्फ कफ़ारा अदा करना था। अगर ऐसा ही था तो हमें अपना क्यों बनाया? और अब इस बात का कफ़ारा कौन अदा करेगा? उसने गज़ब का सवाल किया था। अब जिमल को मेरी ज़रूरत रोते रोते उन्होंने वजाहत करनी चाहिए थी, लेकिन उनसे बोला ही ना गया था। वो फिर से रोने लगी थी। उन्हें इस तरह से रोता देखकर यशार और बासिल के दिल को कुछ हुआ, लेकिन दोनों को हिम्मत न हुई कि आगे बढ़कर नानू को चुप करवा सकें। निगार भी उन तक पहुंच चुकी थी। उसका हाथ शायद फरिश्तों ने थाम रखा था, जो अजनबी जमीन के लातादाद गड्ढों ने उसे निकल नहीं गया। वो बासिल और नानू की गुफ्तगू सुन चुकी थी। उसका सता हुआ चेहरा जड़ के कटे पेड़ की तरह पसमरदा था। फिजा में खामोशी छा गई, माँ सिवाय उन परिंदों की आवाज़ों के जो दोपहर की रागानी लाप रहे थे। क्या अब निगार भी कुछ ऐसा ही बोलने वाली थी जो नानू की बाकी मानदा जान को सलब कर सकता था? नानू निगार के बोलने का इंतज़ार करती रही। 28 साल पहले भी एक रोज़ उन्होंने ये इंतज़ार किया था। तब निगार की खामोशी ने उन्हें इंतहा दर्जे की तकलीफ दी थी।
उसकी खामोश आज भी ऐसा ही कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर नानू को उसके बोलने का खौफ भी था। अपनी जात में कैद एक लंबा अरसा गुजार कर निगार ने लब खोले थे। जिस हस्ती को मैंने एक वक्त में सबके सामने बुरा कहा था, बुरा जाना था, ऐसी हस्ती ने मेरी जिंदगी को खराज तहसीन अदा की। नानू ने सर उठाकर निगार को देखा, चौंक कर। क्या वो ये उन्हीं से कह रही थी? हाँ, वो ये सब उन्हीं से कह रही थी। आप उस वक्त मेरी ज़िंदगी में आई जब मुझे आपकी ज़रूरत नहीं थी, और अब उस वक्त जा रही हैं जब मुझ समेत मेरे बच्चों को भी आपकी ज़रूरत है। नानू निगार की तरफ देखती रह गई थी। आपने कहा था कि आप निगार की माँ हैं, सुलेखा बी की तरह, फिर अब आप भी मुझे से दूर जा रही हैं। अब जिबल, मेरी मजबूरी तुम तो समझोगी निगार, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, निगार ने कहा। नहीं जिमल को। जिमल का हाथ निगार ने अपने हाथ में थाम लिया था। जिमल उनके करीब हो गई थी। बाकी सब में से कोई कुछ न बोला। सगीर रब्बानी कहते थे कि इंसानों की तरफ से दिल पत्थर कर लो तो एक दिन इंसान खुद भी पत्थर हो जाता है, जैसे मैं हो गई। बासिल का हाथ पकड़कर निगार ने वो हाथ बासिल के हाथ में दे दिया था। बासिल ने एक नज़र उन्हें देखा था। अब मैं किसी और को निगार बनते हुए नहीं देख सकती। बासिल ने गर्दन झुका ली। फिर वो नानू की तरफ मुतवज्जा हुई। आप मत जाएं, अभी मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। सब्र, बर्दाश्त, एसार, मोहब्बत और कुर्बानी। निगार की आंख से आंसू बह निकले। नानू ने आगे बढ़कर वालिहाना निगार को अपने गले से लगा लिया था। कब्रिस्तान की खामोशी में दोनों के रोने की आवाज़ें फैलने लगी। ये यकीन से नहीं कहा जा सकता कि वो दोनों इत्तेफाक के पीछे रह गए थे या उन्होंने शौरी कोशिश की थी। सब घर वाले अंदर जा चुके थे। दरवाजे में से बासिल पहले उसके गुजरने का इंतज़ार करने लगा और वो बासिल का। नतीजतन दोनों ही आमने सामने ठहर गए थे और जैसे जामिद हो गए। बासिल देख रहा था कि जिमल ज़मीन को देख रही है और जिमल महसूस कर सकती थी कि वो उसे देख रहा है। बड़ी हिम्मत करके उसने नजरें ऊपर उठाई थी और दोनों की बसारत के खित्ते एक हो गए। हवा में मौजूद जर्रा जर्रा रोशन होकर चमकने लगा। जिमल, मोहब्बत अजीम सल्तनत के तख्त का ताज है, मैं इस ताज को ताउम्र पहने रहूंगी। बासिल, कदमों तले फूल खिलते मौसम को मैं अब बंजर नहीं होने दूंगा। एक दूसरे का हाथ थामे दोनों एक साथ अंदर दाखिल हुए थे। बिलाखिर खुतबा तैयार था। पूरे एक हफ्ते की मेहनत के बाद संगे मरमर का वो खुतबा सबने मिलकर तैयार किया था। जिमल ने कहा था कि वो फ्रांस में खुली किताब की तर्ज के खुतबे देख चुकी है। संगे मरमर के बड़े टुकड़े पर डिज़ाइन उसी ने बनाया था। खुली किताब जैसा डिज़ाइन। बासिल ने उस डिज़ाइन को महारत से काटा था। इस बार उसने नानू का काम खराब नहीं किया था, ना ही उसने नानू को अपना सर खुजाकर और हंसकर दिखाया था। खुली किताब के मतलूबा शब्द निकल आए थे तो यशार ने खताती करके उस पर तहरीर लिख दी थी। यशार की खताती बहुत अच्छी थी। वो स्कूल के ज़माने से ही खताती का शौक रखता था। फिर उस तहरीर को उसने औजारों से कुंदा कर दिया। नानू ने मुनकिश होती तहरीर के गढ़ियों में सुर्ख, स्याह और सब्ज रोशनाई भर दी। फिर संगमरमर की सतह को उन्होंने रगड़ रगड़ कर हमवार कर लिया था। खुली किताब वाला कुतबा तैयार था। ये कुतबा जिमल के डेट के लिए नहीं था। ये कुतबा गुलनाब आलम के बेटे ज़ियान आलम के लिए भी नहीं था। ये कुतबा नानू के बेटे के लिए था, जिसकी चमक देती सतह को देखते हुए वो अब अपने दिल को संभालने की कोशिश कर रही थी। यशार, कल जाकर इसे कब्र पर लगवा देना। माएँ जिंदा हो तो बेटों की कब्रों को ज़्यादा दिन तक बेनिशान नहीं रहना चाहिए। नानू ने कहकर कुत्ते पर अपना सर रख दिया। अपने बेटे के नाम के हरफों पर उंगली फेरते हुए वे इख्तियार ही उनकी आंखों से आंसू निकल आए थे और तहरीर के गड्ढे पर जज्ब होने लगे थे। भटकते तस्वुरात को इकट्ठा करते हुए वो खुद से बोली थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। राख रुकी हुई सब बस्तियाँ, दर अंदर अनगिनत हस्तियाँ, बेतलब बेवजह की ये फयाजियाँ, एक प्यार साज की करम साजियाँ। कोसदार खिड़की के शेल्फ पर निगार गुलदान रखकर उन पर सफ़ेद फूल सजा रही थी। जब उसके हाथ रुक गए थे, निगार का दिल बड़े जोर से धड़कने लगा था। अचानक कहीं से बिजली के साथ एक तूफानी झोंका आया। बादल गरजे, आंधी चली। सब देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। हवा का दूसरा झोंका पहले से भी ज़्यादा शदीद था। निगार के समात में जैसे झक्कड़ चलने लगे।
ऐसा शोर उठा कि कानों को बहरा कर दे। बहुत सी आवाज़ें थीं, जुलेखा भी की, खुदा यार की, सगीर रब्बानी की, सब जैसे उसके पैगामों का जवाब दे रहे थे। आज जो समा जिन्होंने स्याह चादर ओढ़ रखी थी, वो चादर जैसे उतार दी गई थी। सब बेनकाब होकर पुकार रहे थे और उन सब आवाज़ों पर गालिब कुछ और भी था। निगार को वो समझने की चाहती। फिर एक लख्त इस शोर पर सुकून तारी हुआ। तो क्या वक्त आ गया था? निगार अपनी जगह दम्बा खुद रह गई। गहरे अंधेरे में जैसे कोई रोशनी की किरण फैली थी, जिसने आहिस्ता आहिस्ता सारे अंधेरों को निकल लिया। निगार के दिल पर इत्मीनान छा गया था। जुल्म हुआ, दर्जा बढ़ाया, कारे जहाँ पर सवाल उठाया। बरगद की तरह साइका भी झूमी। हवा के संग आज सारा एहतमाम थे। बेसब्र बेकद्र पाया, अजीब नाम से उसने बुलाया। खिड़की की सलाखों पर निगार की गिरफ्त मजबूत न रह सकी। बेजान होकर वह तख्त पर बैठी। उसके आंसू जो भर आए थे मतवातर हो गए। सुरमई रंग खुद कूट कूट भरवाया, अगरचे प्याल को भी था सब्ज ही आ गया। जी, तो यहाँ थी हमारी नॉवल कंप्लीट और इसमें सब कुछ था। फ्रेंडशिप, रोमांस, रिवेंज, मिस्ट्री, सस्पेंस, मतलब सब कुछ था जो एक नॉवल में होना चाहिए। तो बहुत अच्छी नॉवल थी और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद जो आया कैरेक्टर वो नानी का था, क्योंकि इसमें मेन कैरेक्टर निगार ही थी। लेकिन अगर निगार के बाद किसी कैरेक्टर पर फोकस किया है तो वो नानू का ही था। और स्टोरी भी अच्छी थी, बिल्कुल भी ड्रैग नहीं की गई है, तो मुझे तो अच्छी लगी। आप अपना रिव्यू लाजमी देना है कि कैसी लगी आपको। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और नॉवल के साथ। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।